नहीं चाहिए। 8:45। तो क्या आपको लगता है कि ये 8 के साथ हम 9 सेट नहीं लगा सकते? जी सर ये रहे ना, ये वाली सड़क। चलें खैर, अगेन इस कमरे का जो असल मकसद है ना, ये कमरा 2 वे कम्युनिकेशन करता है। इस कमरे में अगर टीचर आके कहे मैंने स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना है, तो पीछे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, कुर्सियों का मुंह उधर हो जाएगा पेशावर की तरफ जो है, और ये कराची की तरफ। टीचर कहे मैंने वाइट बोर्ड यूज़ करना है, तो हम कहेंगे ये अभी एक एमरजेंसी अरेंजमेंट है, क्योंकि अचानक से हमारे ना 2-3 वो आपस में इवेंट्स टकराए हुए हैं, तो अदरवाइज़ ये इसने इस कमरे में नहीं होना। तो वाइट बोर्ड वाला टीचर इधर होगा, बच्चे इधर मुँह करके बैठे हुए होंगे। फिर इसी कमरे में स्मार्ट बोर्ड वाला टीचर आ जाएगा, तो बच्चों का मुंह उधर हो जाएगा और वो वहाँ स्मार्ट बोर्ड पे चल रहा होगा। तो खैर, ना हम स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ना वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं। एक मकसद यहाँ आपको बुलाने का ये भी था कि आपको पता लग जाए कि हमारे पास 2-2 एलईडीज़ तो हैं। ठीक है, अभी जितने कमरे हमारे चल रहे हैं उस हिसाब से इतनी बहुत हैं, बाद में हम जो है ना इसकी तादाद में बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह इजाफा भी कर रहे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। क्या आप लोगों ने 700 सीरीज़ घर जाके पढ़ी? क्या आप वो एक हफ्ते के वादे पे कायम हैं? क्या आप मेरा दिल रख रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैंने कहा सारों में यस सर आ रहा है तो ये भी जो है ठीक हो गया। आज का टारगेट 500 सीरीज़, 570, 580, 560 और इसके साथ चैप्टर नंबर 15। तो शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि हम शुरू कहाँ से करें। 4 टारगेट हैं। एक टारगेट है 15 मिनट का, वो है चैप्टर 15 मिनट मैंने इखलाकी कह दिया, रिवीजन क्लास है 10 मिनट में हो जाएगा ख़त्म वो। फिर 570 जो है ये असूलन 20 मिनट का टारगेट, 560 45 मिनट का टारगेट और 580 भी 20 मिनट का टारगेट। तो 570, 580 और चैप्टर 15 अभी कर लेते हैं, 560 बाद में कर लेते हैं। देखते हैं हम कितना जोश में बह जाते हैं। टाइम हमारे पास है सफिशेंट, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके लिए हमने ज़रा प्रॉपर टाइम रखा है। चैप्टर 7 के 2 हिस्से हैं। 700 सीरीज़ जाती है 10 से 15 नंबर की एक अलग वेटेज में, और जो 500 सीरीज़ है ये चली जाती है वो जो सबसे बड़ी वाली वेटेज है सिलेबस में, उसमें चली जाती है। और वहाँ पे फिर जो है वो इसके हिसाब से मतलब इसकी उधर भी वेटेज ज़्यादा है। 560, 580 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से टिपिकली सवाल आ रहे होते हैं। यानी मैं तकरीबन इजीली कह सकता हूँ कि इन दो में से कोई एक स्टैंडर्ड से तो सवाल आना ही आना है, और हो सकता है कि दोनों स्टैंडर्ड से सवाल आया हुआ। तो शुरू करते हैं। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न आज हमने सीखा कि जी दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं सर आप जी उल्टा लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं? ऐसे यूं करते हैं? कैसे करते होंगे? ऐसे ऐसे नहीं, जी तो उधर होता है ना। ठीक है ठीक है। मैं अक्सर जब गोइंग कंसर्न लिखता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर आप जी उल्टा लिखते हैं, तो वो बहरहाल ठीक है, ये तो जी की बात है ना, मतलब मेरे जी में आया तो मैंने जो है जी इस तरह से करके। तो जैसे वो मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो है जीवन, तो वहाँ की मार्केट होती है जीवन मार्केट। तो अक्सर लोग समझते हैं वो जे ये वाओ नून जीवन, जो ज़िंदगी जीवन, हालांकि वो G-1 है, तो वो जीवन मार्केट नहीं G1 मार्केट है। तो गोइंग कंसर्न जी बेचारे का छोटा हो गया। क्या खूबसूरत तस्वीर है कि जा रही है गाड़ी और आगे सूरज डूब रहा है, वो फिर भी जाए जा रही है। ठीक है, कहाँ से ढूंढी है ये तस्वीर? देखें, आपको गोइंग कंसर्न समझाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है जी। ये गोइंग कंसर्न की तरफ जा रही है, एक फॉरसीएबल फ्यूचर तक गाड़ी चल रही है। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है भला? कि एक कंपनी जिंदा है और ज़िंदा रहेगी, चांसेस यही हैं अपेरेंटली, कोई सामने को मसला नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम पूछें कि कब तक ज़िंदा रहेगी, तो कहते हैं फॉरसीएबल फ्यूचर तक, तहद निगाह तक, जहाँ तक नज़र आ रहा है चलती रहेगी। तो हम कहते हैं अच्छा चलो जहाँ तक नज़र आ रहा है, अगला 1 साल क्लियरली कन्फर्म है, हाँ जी अगला 1 साल कन्फर्म है। तो गोइंग कंसर्न का मिनिमम स्टैंडर्ड है 1 साल, 12 महीने अगले हम ये अज्यूम करें कि हमारी कंपनी डूबने वाली नहीं है।
12 महीने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन अगर अगले 12 महीने बड़ा क्लियर है तो हम कहेंगे हमारी कंपनी एक गोइंग कंसर्न है। अगर मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है तो मेरे सारे अकाउंट्स बनेंगे नॉर्मल तरीके से। मैं एसेट्स भी उसी तरह से लिखूंगा जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मैं लायबिलिटीज भी उसी तरह से करूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी 4 महीने बाद डूबने वाली है तो मैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म पे ले आऊंगा। वो जो मैं एसी की यूजफुल लाइफ बता रहा हूँ कि 10 साल है, वो कम हो जाएगी। जो मेरे 3 साल बाद के डेटर्स थे और क्रेडिटर्स थे जिनको मैंने 3 साल बाद देना था, आज देने पड़े जाएंगे। जिनसे मुझे 2 साल बाद पैसे आने थे वो भाग जाएंगे, आज नहीं, वो तो भाग जाएंगे। वो कहेंगे हमने तो 2 साल बाद देने थे, आपका कसूर, आप बंद हो रहे हो। तो आपकी सारी अकाउंटिंग आउट हो जाएगी, आपकी सारी फेयर वैल्यूएशंस गलत हो जाएंगी, आपकी सारी डेप्रिसिएटेड अमाउंट्स गलत हो जाएंगी, आपको सारे अकाउंट्स बदलने पड़ेंगे। शायद फिर आपको अल्टरनेट बेस पे जाना पड़े, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाना पड़े, किसी और पैटर्न की तरफ जाना पड़े। तो पॉइंट ये है कि कंपनी को ये असेस करना होगा कि क्या वो गोइंग कंसर्न है। अगर वो गोइंग कंसर्न है तो वो अकाउंट्स बनाएंगे नॉर्मल और फिर अपने अकाउंट्स में लिखेंगे एक पैराग्राफ कि ये अकाउंट्स इस अजम्पशन पे बनाए गए हैं कि वी आर गोइंग कंसर्न। याद है मैनेजमेंट की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट में क्या थी? इनकी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करें कि ये गोइंग कंसर्न है। हो गया जी, ये गोइंग कंसर्न है। अब इससे अगली बात, अगर गोइंग कंसर्न है तो अकाउंट सही बनाएंगे, ठीक है, सही बने हुए होने चाहिए। तो अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न है तो अकाउंट्स में लिखा होना चाहिए कि वो गोइंग कंसर्न है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये फंडामेंटल लेवल की मिसस्टेटमेंट है। अगर वो गोइंग कंसर्न है और वो नहीं बताते कि वो गोइंग कंसर्न है, अगर वो गोइंग कंसर्न ना हो फिर ऑर्डर की क्या फरमाइश होनी चाहिए उनसे? अकाउंट्स चेंज करें, ठीक है, अकाउंट्स चेंज करें, नए पैटर्न पे लेके आएँ और बताएं अकाउंट्स में कि हम नए पैटर्न पे हैं। अगर वो ऐसा कर ले तो हमें कोई मसला नहीं। हमारा ये मकसद नहीं है कि अगर वो डूब रहे हैं तो हम उनकी रिपोर्ट ख़राब कर दें। हम कह रहे हैं डूब रहे हैं तो बताओ कि तुम लोग डूब रहे हो। अगर वो अकाउंट्स में क्लियरली डिस्क्लोज कर देंगे हम डूब रहे हैं और अब हम अकाउंट्स को फलाना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ले जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस पैरा को हाईलाइट कर दूँ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है और हमारी किताब बताना भूल गई। ये डिस्कशन नहीं की हमारी किताब ने। ये कि एक अहम डिस्कशन है जो आईकेएप की ऑफिशियल किताब ने नहीं की कि अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है और वो मानते हैं कि वो नहीं है, उन्होंने अकाउंट्स में ट्रीटमेंट भी कर दिया उसका, तो हमने उस ट्रीटमेंट को हाईलाइट करके कह देना है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। अब गोइंग कंसर्न क्या एक खास अलग एरिया है? क्या ऑडिट करते हुए जब मैं अपनी टीम को डिवाइड करूं, हाँ भाई लड़के तुमने सेल्स पे काम करना है, तुमने परचेज पे काम करना है, तुमने फलाना पे काम करना है, तो क्या मैं एक लड़के के जिम्मे लगाऊं कि तुमने गोइंग कंसर्न पे काम करना है? नहीं। ये गोइंग कंसर्न का इशू तब जनरेट होता है जब एक अचानक से एक फैक्टर, एक थ्रेट हमें नजर आता है। यानी कि गोइंग कंसर्न की कहानी शुरू होती है, पहले हम कहानी देखते हैं फिर स्लाइड्स में देख लेंगे। गोइंग कंसर्न की कहानी शुरू होती है कुछ फैक्टर्स के साथ। कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे डरा रहे हैं, कुछ हालात हैं कंपनी के जो डगमगा रहे हैं, जिन हालात की वजह से अगर पेपर में बैठ के भूल जाए कि गोइंग कंसर्न के क्या फैक्टर्स हैं तो आपने पाकिस्तान को सोचना शुरू कर देना। जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के हुए हैं अनफॉर्चुनेटली ये गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स होते हैं। डेट्स पे नहीं कर पा रहे, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह। अभी हम डिटेल से बात करेंगे इन सब पे। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिससे आपको डर लगेगा कि हम गोइंग कंसर्न है। आप अपने एरिया पे काम कर रहे हैं, सेल्स पे अचानक से आपके सामने एक फैक्टर आया, आपने को हो कंपनी तो लग रहा है डूब जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डर से। जब ऑडिटर डर जाता है कि शायद गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर वो डर लेके जाता है मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करता है कि भाई ये मुझे कुछ डर लगा है, कुछ फैक्टर्स देख के, आप बताओ कि आप गोइंग कंसर्न हो? वो कहते हैं हम हैं। मैं कहूँगा ज़रा अपनी असेसमेंट दिखाओ। फिर वो मुझे दिखाएंगे अपनी असेसमेंट। उनकी असेसमेंट देखूंगा और असेसमेंट देखने के बाद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि क्या उनकी असेसमेंट ठीक है। मैं कहता हूँ वो गोइंग कंसर्न नहीं है। क्यों? उनका लोन पे करने का टाइम आ गया, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने पूछा हाँ जी आप गोइंग कंसर्न? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा वो जो लोन पूरा नहीं हो पा रहा उसका क्या होगा? उन्होंने कहा जी हमारी असेसमेंट देखो, हमने बताया कि हम गोइंग कंसर्न है, एक ख़तरा है कि हमारा लोन एंड पे आ गया और हम पे नहीं कर पा रहे, बट उसका प्लान ये है कि हम लोगों ने शेयर्स इशूएंस प्लान किया हुआ है, SECP से हमने इजाज़त ले ली है, स्टॉक एक्सचेंज में हमारी परमिशन जारी है, हम लोग शेयर्स इशू करने वाले हैं। उन्होंने आपको प्लान बताया, आपने उनका माथा चूमा और वापस आ गए कि कितने अच्छे लोग हैं, बस सही है कह दिया तो बच जाएगी कंपनी। ऐसे करेंगे? उन प्लान्स को चेक करेंगे, क्या वो प्लान्स वाइबल है,
क्या वो प्लान सही हैं, क्या उन प्लान के पीछे स्टैट्स हैं, क्या सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर चल रही हैं तो आप उनके प्लान को मान लेंगे, नहीं चल रही तो आप कहेंगे भाई मुझे नहीं लगता आपकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट ठीक है। फिर आपका उनका तकरार होगा और अल्टीमेटली अगर आप मानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं तो आप फिर रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब है कि इस असेसमेंट के बाद आप उनके प्लान को ऑडिट करेंगे और उसके बाद फाइनल नतीजा आने के ऊपर आप देखेंगे कि रिपोर्ट के ऊपर मुझे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस डालनी चाहिए। डन। तो ये चैप्टर तकरीबन इन सारी चीज़ों को डील करता है। अब एक एक करके ज़रा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। क्या कुछ ऐसे इवेंट्स, क्या कुछ ऐसी कंडीशंस, क्या कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो एंटिटी की गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट क्रिएट कर रही हूँ? कौन से फैक्टर्स हैं? 3 कैटेगरीज हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स, पैसे नहीं हैं, लॉसेज हैं, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, रेशियोज ख़राब हो चुकी हैं, नेट एसेट्स की बजाय नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ गई है। मतलब बजाय इसके कि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके कुछ बचे, लाइबिलिटीज में से एसेट माइनस करने के बाद कुछ बच रहा है। नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ गई है। कंपनी लोन नहीं पे कर पा रही, कंपनी को कोई चांस नज़र नहीं आ रहा अपना लोन पे बैक करने का, यानी कि पैसों के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये तो माली तौर पे इतने ख़तरनाक तरफ चले गए हैं कि इनकी गोइंग कंसर्न आउट हो रही है। समटाइम माली नहीं, कुछ ऑपरेटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनके कुछ की पर्सन्स छोड़ के चले गए हैं। एक हॉस्पिटल था, वो 3 डॉक्टर से चल रहा था और तीनों के तीनों डॉक्टर उठ के चले गए, तो ये खतरनाक सिचुएशन है। ऑपरेशनली, फाइनेंशियली नहीं, हॉस्पिटल के मालिक के पास अभी भी पैसे हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी अभी भी कायम है, लेकिन हॉस्पिटल जिन डॉक्टर्स के थ्रू चल रहा था वो डॉक्टर चले गए। तो फिर क्या होगा? वो परेशान होगा। फिर आप उससे जाके पूछेंगे कि भाई ये आपका ये मसला हो गया, बताओ। वो कहेंगे हमने 2 डॉक्टर से बात की है, फलाना डॉक्टर ने मौके कर दिया है और फलाना डॉक्टर से हमारी गुफ्तगू चल रही है। तो उनकी बात सुन के मैं मुस्कुरा दूं? मैं कहूँगा अच्छा जिसने ओके किया दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे बात चल रही है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि पास से गुजर के कान पे बोल के जल्दी से निकल गए। कोई मैसेज दिखाओ, कोई कम्युनिकेशन दिखाओ, कोई ईमेल दिखाओ, कोई व्हाट्सएप रिस्पॉन्स दिखाओ, मतलब पता लगे कि आप वाकई बात कर रहे हैं। तो अगेन आपने हमेशा देखना होता है कि वो जो गोइंग कंसर्न वाला मसला है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ये हैं कि मैनेजमेंट की अपनी इंटेंशन है कि वो कंपनी को सही से नहीं चलाना चाह रहे। की मैनेजमेंट है, आपका कोई मेजर कस्टमर चला गया, मेजर मार्केट चली गई, कोई लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई फ्रेंचाइज, कोई और इस तरह का मामला हो गया, लेबर नहीं मिल रहा आपको, आपकी कंपनी करती थी इंपोर्टेड माल में डील और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन कर दी, आपको कुछ और डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो ऑपरेशनल मसले भी हो सकते हैं। समटाइम्स कुछ अदर मसले भी हो सकते हैं। को नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, कंपनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एडवर्स पब्लिसिटी शुरू हो गई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कंपनी गलत है, ये तो जी फलाना मुल्क से आई है और फलाना मुल्क में जो है वो तौहीन रसालत हुई है, तो इस कंपनी की प्रोडक्ट्स को बैन कर दो। आपको पता है इस्लाम के नाम पे लोग सबसे पहले ही प्रोडक्ट्स बैन कर देते हैं। तहकीक तो बाद में करेंगे कि ये कंपनी कहाँ से आई है, लेकिन प्रोडक्ट तो बैन पहले की जा सकती है। तो देयर आर सर्टन फैक्टर जो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जो इंतज़ामी यानी ऑपरेशनल भी हो सकते हैं, और जो कुछ अदर्स भी हो सकते हैं कि कोई अजीब व गरीब सा फैक्टर अचानक से एक्टिवेट हो जाए। तो ये सबसे पहला स्टेप था, देयर आर सम फैक्टर्स जिस पे ऑडिटर घबरा जाएगा कि शायद गोइंग कंसर्न आउट हुई है। फिर वो जाएगा मैनेजमेंट के पास और उनसे कहेगा कि भाई ज़रा आप बताओ आपने असेसमेंट की है गोइंग कंसर्न की? वो कहेंगे की है। मैं कहूँगा अच्छा की है दिखाओ। वो दिखाएंगे तो मैं देखूंगा जो मुझे खौफ आया है क्या इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाँ भाई आपके 3 डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा ये देखें जी हमने लिखा हुआ है कि हमारा बाकी सब सही है, 3 डॉक्टर के छोड़ के जाने से हमें परेशानी है, लेकिन हमने फलाना फलाना से ऐसे ऐसे बात कर ली है। तो अगर असेसमेंट बनाई हुई है तो मैं चेक करूँगा कि क्या वो फैक्टर इनकॉर्पोरेट हुआ है, और अगर असेसमेंट नहीं बनाई तो मैं कहूँगा भाई फिर किस बात पर कहते हो तुम गोइंग कंसर्न हो, असेसमेंट तो बनाओ। वो कहेंगे हम क्यों बनाए? मैं कहूँगा आपकी जिम्मेदारी है। वो कहेंगे नहीं बनाते, मैं कहूँगा स्कोप लिमिटेशन है। कहेंगे ऐसे चलें असेसमेंट बनाते हैं, अगले 10 महीने तक हम गोइंग कंसर्न है। मैं कहेंगे नहीं 10 नहीं 12। कहते हैं जी वो इतना आगे हमें नज़र नहीं आता, हमें 10 महीने समझ आ रहा है। कहूँगा यार ये मेटीरियल मसला हो गया। अगर तो असेसमेंट ना दें तो परवेसिव मसला है, अगर वो असेसमेंट को एक्सटेंड करके 12 महीने तक नहीं लेके जाएँ तो एक मेटीरियल मसला है। 10 महीने उन्हें नज़र आ रहा है तो हो सकता है 12 भी हो, लेकिन एक मेटीरियल लेवल का मसला है। वो हम देखेंगे कि रिपोर्ट के वक्त हमने उनके साथ क्या करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर क्या होगा?
जब चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी आप उनसे कहेंगे कि ये इस तरह से है, एक अनसर्टेनिटी है, मुझे डाउट है कि आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, आप गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे, तो वो आपको अपने प्लान्स बताएंगे और फिर अब आप देखेंगे कि क्या वो कंपनी इस काबिल है कि वो गोइंग कंसर्न बन सके। उनके कैश फ्लोज देखेंगे, उनके प्रॉफिट्स देखेंगे, उनके लेटेस्ट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उनके टर्म्स देखेंगे, लोन्स के क्या टर्म्स हैं, रिवाइज टर्म्स क्या हैं, मेंबर्स की मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, फलाना। यानी कि हम बहुत सारे प्रोसीजर्स लगा के ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एंटिटी अपने आप को गोइंग कंसर्न से निकालने में सीरियस है, और अगर सीरियस है तो क्या हमें लग रहा है कि ये इनकी गोइंग कंसर्न बच जाएगी। बात समझ आई। अब इसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, हमने उनके प्लान्स देखे हैं और प्लान्स देखने के बाद हम किसी आउटकम पे पहुंचेंगे। यहाँ आउटकम शुरू हो जाते हैं रिपोर्ट के कि किस तरह की सिचुएशन में आप क्या ओपिनियन देंगे। फॉर एग्जांपल आउटकम नंबर 1, आपने ये देखने के बाद का आपकी गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है, उन्होंने कहा जी आपको जो ठीक लगता है आप रिपोर्ट में डाल दें, हम तो ऐसे ही हैं। तो गोइंग कंसर्न आपको समझ आया ये सारी डिस्कशन के बाद, प्लान देखने के बाद कि उनकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन गलत है। आसान अल्फाज में वो गोइंग कंसर्न नहीं है और वो कहते हैं कि हम गोइंग कंसर्न है, झूठ बोल रहे हैं। ये किस लेवल का झूठ है? परवेसिव लेवल का झूठ है। एडवर्स ओपिनियन दे दे। सिचुएशन 2, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सब कुछ सही है, मैंने गोइंग कंसर्न देखा, सारा कुछ सही है। कंपनी पे एक लीगल केस हुआ है 70 मिलियन का, कंपनी है 75 मिलियन की और कंपनी पे लीगल केस हुआ है 70 मिलियन का। मैंने कहा ये लीगल केस हुआ है, इसका क्या सिचुएशन है? उन्होंने लॉयर से पूछवा दिया, लॉयर ने कहा जी अनसर्टन है। मैंने अपने प्रोसीजर लगाए, अनसर्टन है। हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, अनसर्टन है। हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाया, अनसर्टन है। अनसर्टेनिटी है बट अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। मैं उनसे कहूँगा ये इतनी इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी है, कैसे डिस्क्लोज करो? अच्छा वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। अब अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो असूलन हमारा मसला ख़त्म हो गया। फ़र्ज़ करें वो डिस्क्लोज ना करते अनसर्टेनिटी, तो मैं कह देता मेटीरियल में स्टेटमेंट हो गई। अनसर्टेनिटी परवेसिव लेवल की होती तो एडवर्स ओपिनियन दे देता, और मेटीरियल लेवल की होती तो क्वालिफाइड ओपिनियन। फ़र्ज़ करें मैंने उनसे कहा अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज कर दो और उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, फ़ौरन से दिमाग में आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दें, यहाँ ब्रेक लगा देनी है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं डालना। एक खास पैरा ISA 700 ने हमें बताया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद सेपरेट सेक्शन मेटीरियल एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। 100% सिचुएशन ऐसी है जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की तरफ इशारा कर रही है, बट स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि इस सिचुएशन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं देना। ये खास केस है। ये वाला डिस्क्लोजर अगर यानी कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी, और उन्होंने उसको डिस्क्लोज कर दिया है, तो फिर आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, साफ ओपिनियन देंगे, ना 705 वाली ओपिनियन ना 706 वाली। आप साफ रिपोर्ट देंगे और उसमें उस पैरा को हाईलाइट कर देंगे लाइक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, लेकिन ये इस पैरा का नाम एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं है, इसका नाम है मेटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू। जब हमने वो कंटेंट पढ़े थे तो चौथे के बाद जो 5वां कंटेंट था गोइंग कंसर्न वाला, वहाँ ये वाला पैरा आता है। ये सिर्फ तब आएगा जब नंबर 1 गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो, नंबर 2 एक अनसर्टेनिटी हो, और नंबर 3 उन्होंने उसको डिस्क्लोज कर दिया हो। याद रहेगा? मैं आपको कुछ याद कराता हूँ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ क्या क्या क्या। तो वहाँ एक जगह लिखा था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ 570 वाला एक खास सिनेरियो। ये वो सिनेरियो है। ये दिखने में एम्फेसिस ऑफ मैटर है, पेपर में कंफ्यूज नहीं करना है। इसका एक खास पैरा स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डन? देन गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन। मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक असेसमेंट या अनविलिंग टू एक्सटेंड असेसमेंट। मैं उनसे कह रहा हूँ असेसमेंट दो, उन्होंने असेसमेंट दी नहीं। अब उनकी असेसमेंट है ही नहीं तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। सिरे से ना दें तो परवेसिव है, और अगर जैसे मैंने कहा 10 महीने की बता दी और उसको एक्सटेंड करके 12 तक नहीं लेके जा रहे, अब मसला परवेसिव नहीं है लेकिन मेटीरियल ज़रूर है। तो डिपेंडिंग अपॉन मेटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस हम या डिस्क्लेमर देंगे या क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? अगर एक ऐसा टाइम आए कि हम गोइंग कंसर्न के इशू तक पहुँचें और हमें उसमें मसलों मसाइल हों, तो हमें चाहिए कि हम दोस्ता विद गवर्नेंस से डिस्कस कर लें। चैप्टर 14 का एक टोटका याद रखना है। हर स्टैंडर्ड की जितनी भी आउटकम है वो दोस्ता विद गवर्नेंस से लाजमी डिस्कस होंगे।
चाहे वो 700 हो, 701 हो, 705 हो, 706 हो, 570, 80, जितने भी स्टैंडर्ड हैं इन सब में आपने दोषारोपित गवर्नेंस को, क्योंकि ये एंड ऑफ ऑडिट से रिलेटेड है, आपने लूप में लेना है। आपने बताना है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमें नज़र आई हैं, क्या मैनेजमेंट का यूज़ ऑफ कंसर्न सही है या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर सही बना हुआ है नहीं, और क्या मेरी रिपोर्ट में क्या क्या असरात इसके पड़ सकते हैं अगर आपके लोग मेरी बात नहीं मानें। ये सारी बातें आप दोषारोपित गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड एक वन ऑफ इशू बताता है कि सम टाइम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिले नज़र आता है। आप कहते हैं सारा कुछ हो गया, मुझे फाइनल कॉपी दे दें फाइनेंशियल्स की ताकि मैं ऑडिट रिपोर्ट दे दूं, और मैनेजमेंट वाले आए बाएं शाएं करके 8, 10, 12 दिन का डिले कर रहे हो। अब आप कहेंगे कि इतना डिले होता नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो गया। आप तहकीक करें। स्टैंडर्ड कहता है अगर तहकीक के बाद आपको नज़र आए कि उसमें गोइंग कंसर्न का इशू है तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा। फिर आपने ये स्टैंडर्ड के सारे स्टेप्स अप्लाई करने उस सिचुएशन पे। डन। तो छोटा सा मज़ेदार सा स्टैंडर्ड है। एक चीज़ स्टैंडर्ड के बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा, 570 बड़े अरसे तक हमारे सिलेबस से आउट रहा। बहुत पहले कभी हमारे सिलेबस में होता था, फिर बड़े अरसे तक 8-10 साल गायब रहा, फिर ये कुछ अटैम्प्ट्स पहले दोबारा से सिलेबस में ऐड हुआ है। तो अगर आपको पास पेपर में 570 के सवाल ना मिले तो आपने ये नहीं सोचना कि इसमें से सवाल आते नहीं हैं, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। दूसरा, 570 से कई दफ़ा पूरा सवाल आने के बजाय एक वो जो सवाल आता है कि आप ओपिनियंस दें, ये 3 सिचुएशन है, उनमें से एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसका आउटकम इस स्टैंडर्ड के अंदर फॉल कर रहा होता है। किस तरह का इशू है बताओ, क्या ओपिनियन होगी, तो आप उस टेबल के मुताबिक उसमें कोई खास ओपिनियन देते हैं। तो 570 705-6 के साथ कभी कभी मिक्स होके भी आता है। डन। बाकी इस पे जो है वो पास पेपर वाले भाई ज़रा ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि वो आपको आइडिया देंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा होता है। मेरी असल में भागदौड़ में मुलाकात नहीं हो पाती। आपकी जब मुलाकात हो तो आपने उनसे कहना है कि स्क्रीन जूम ज़रा ज़्यादा कर लें। वो मैं कल एक जगह पे रिकॉर्डेड में देख रहा था तो वो कैमरे के अंदर से ना स्क्रीन बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। क्लास के लिए तो वो काफ़ी सफिशेंट था क्योंकि ये स्क्रीन अच्छी क्वालिटी की होती है, तो कैमरे के ऊपर जो है ना विजिबिलिटी, आपने भी जो है वो कैमरे में ज़रा थोड़ा सा तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा। आप होते हैं या कोई और भाई होते हैं उस वक्त? दूसरे भाई होते हैं। चले आप उन दूसरे भाई को अगर जाते जाते कह दें, एक फीडबैक था मेरे जहन से भी निकल जाना है, मेरी अपनी मुलाकात भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये सारी सिचुएशन समझ आई, 570 के पास पेपर्स की बात समझ आई। आगे बढ़ाते हैं। दामन वक्त हम ऐसा कर सकते हैं कि 560 शुरू कर लें और फिर अगले 2 ब्रेक थोड़ी सी देर से कर लें और अगले 2 इकट्ठे कर लें। जी हाँ, नमाज वाला भी मामला है। फिर 580 कर लेते हैं और अगर उसके बाद मूड में बैठे हुए तो 15 भी कर लेंगे। चलें जी 580 की तरफ जाते हैं। 580 बहुत छोटू सा है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप क्लाइंट से चीज़ें लिख के मांगते हैं। ये जो लिख के मांगना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए कि इंसान बोलते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप आए, आपने कहा जी मेरी अर्ली एनरोलमेंट कर लें, ये 2000 रुपये पकड़े मुझे, फॉर एग्जांपल कमती लॉ की क्लास दे दें, आबदी साहब की इतने बजे से इतने बजे तक। उन्होंने कहा बस जाओ, ये हमारा पक्का वादा, आपको इस क्लास में एडमिशन मिल गया है। बाद में आप आए और आपने आके कहा अच्छा जी ये बकाया पैसे पकड़ें और मेरा क्लास का एडमिशन। उन्होंने कहा आप कौन? वो मैं अर्ली एनरोलमेंट करा के गया था। हो ही नहीं सकता, क्लास तो फुल हुई हुई थी कब की, आप कहाँ से करा गए? नहीं मैंने कराया था। साथ वाले भाई से पूछेगा हाँ जी आपको याद है? उसने कहा मुझे याद नहीं, वो तो उसी का साथी होगा। वो कहेगा कौन सी बात? जब एक चीज़ लिखत पढ़त में नहीं आती ना तो वो हवाई बन जाती है। जब हवाई होती है ना तो उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े ही रह जाते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा सुना था, ऐसा हुआ होगा, ऐसा देखा गया होगा। लेकिन जिस वक्त आपने अर्ली एनरोलमेंट कराई तो आपने कहा ज़रा मुझे लिख के दे दो कि आपने मेरी अर्ली एनरोलमेंट कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टाइम में, किस तरह से की है। अब वो बड़ी जिम्मेदारी से आपको लिख के देगा और जब लिख के देगा तो बाद में मुकरेगा नहीं। तो होता ही है कि कई दफ़ा हम क्लाइंट के बंदों से कोई चीज़ मांगते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दो, हम उनसे कहते हैं हाँ भाई आपने हमें सारे फ्रॉड्स बता दिए हैं जो आपको बताते। उन्होंने कहा हाँ बता दिए। मैं कहता हूँ अच्छा ज़रा लिख के दे दें, ताकि कल को किसी जगह दोषारोपित गवर्नेंस की किसी मीटिंग में और वो कहें कि जी फलाना फ्रॉड पे आपने काम नहीं किया, मैं कहूँगा देखें आपके नुमाइंदे ने लिख के दे दिया था कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँची तो आपके स्टाफ का कसूर। तो बहुत सारी जगह पर आप क्लाइंट से चीज़ें लिखवा लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसका एविडेंस कागज़ पर होता ही नहीं है, जो लिखवाना पड़ता है। मैं एग्जांपल दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट वेरीफाई कर रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने पूछा ये लॉन्ग टर्म क्यों है, उन्होंने कहा हमारा इरादा है कि हम 2 साल बाद बेचेंगे। आपने कहा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों है फलाना, उन्होंने कहा हमारा इरादा है कि 4 महीने बाद बेच देंगे। इरादे की रसीद होती है कोई, लेकिन इरादे की बेस पे फाइनेंशियल्स में ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है। तो या तो इरादा किसी मीटिंग की डिस्कशन से निकला होगा जिसके मिनट्स होने चाहिए, और अगर मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो मैं उनसे कहूँगा अच्छा चलें लिख के दे दें कि ये वाली इन्वेस्टमेंट का आपका ये इरादा है कि आप इतने अरसे बाद बेचेंगे। तो समटाइम रिटन रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली एविडेंस जो ऑडिटर के पास अवेलेबल होता है। डन। रिटन रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ पे लें, इस पे पता नहीं राइटिंग आपसे पढ़ी जा रही है नहीं, लेकिन मैं साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन में 580 ने कुछ मैंडेटरी रिटन रिप्रेजेंटेशन किए हैं 2 चीज़ों के बारे में। मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो बना के देते हैं, और एक वो तीसरी जिम्मेदारी जिसको हमने बीच में पी गए थे, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करना ऑडिटर को। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि ऑफिशियली इन 2 चीज़ों पे आपने लाजमी रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है बाय द एंड ऑफ ऑडिट। या द एंड पे आपने ओपिनियन देने से पहले उनसे 2 आखिरी कागज़ आपको चाहिए। एक कागज़ क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन दें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप हमें दे रहे हैं ये आपने बनाई हैं, आपने देखी हैं, और आप इसको मानते हैं कि ये आपके हाथों की बनी हुई है। दूसरा लिख के दे दें कि आपने आज के दिन तक की हमें सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं जो हमें चाहिए थे अपने ऑडिट के लिए। तो ये 2 मैंडेटरी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये आपने लाजमी करना है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ने कहा इसके अलावा भी अगर आपकी जजमेंट आपको कहती है तो आप कुछ और चीज़ों पे भी, जैसे मैंने कहा ना उनकी इंटेंशन कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखवा लें। उनसे मैंने पूछा ये वाला कंट्रोल कैसे, उन्होंने कहा इस तरह का, मैंने कहा लिख के दे दें। मैंने कहा ये वाला काम आप कैसे करते हैं, उन्होंने कहा ऐसे, मैंने कहा लिख के दे दें। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपनी जजमेंट बेस पे किसी भी चीज़ को अगर आपको ठीक लगे आप लिखवा सकते हैं उनसे, और हो सकता है आप ऑडिट के शुरू में लिखवाएं और एंड ऑफ ऑडिट पे रीइंफोर्स करवाते हुए दोबारा लिखवा लें कि आप अभी भी मानते हैं इस बात को। तो ये जजमेंटल चीज़ है, ये आपने सिचुएशन के हिसाब से देखनी है। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने रिटन रिप्रेजेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट बताई है। ISA 550 है रिलेटेड पार्टी का, याद है, उसने कहा था इनसे लिखवा लेंगे, उन्होंने सारी रिलेटेड पार्टी हमें बता दी है। ISA 560 है सब्सीक्वेंट इवेंट, इसमें हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि हमें लिख के दे दें, आपने हमें सारे इवेंट्स बता दिए हैं। ISA 240 है फ्रॉड। फ्रॉड में एक रिक्वायरमेंट है कि आप उनसे कहते हैं कि आप हमें लिख के दे देंगे सारे आइडेंटिफाइड और सारे सस्पेक्टेड फ्रॉड आपने हमें बता दिए हैं। ISA 250 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये लॉज एंड रेगुलेशन का स्टैंडर्ड होता है, आप उनसे कहते हैं लिख के दे दें कि जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंसेस आपने की हैं वो आपने हमें बता दी हैं। तो स्टैंडर्ड ने इन 2 को मैंडेटरी कहा और ये 2 रिक्वायरमेंट किसी और स्टैंडर्ड की हैं, और ये अदर ऑप्शनल जजमेंटल एरिया, आपको ठीक लगे आप इसको वो कर दें। इस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली तो डिपेंड करता है कि वो किस नोयत का मसला है, मटेरियल है या नहीं है, और आपके पास अल्टरनेट एविडेंस है या नहीं है। लेकिन इधर अल्टरनेट एविडेंस की बात नहीं होगी, ये 2 रिटन रिप्रेजेंटेशन लाजमी लेनी है, और ये इतनी ज़रूरी है कि ये परवेसिव लेवल की है। आपको ओपिनियन देने से एक दिन पहले वो आपसे कहें कि हम आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो आप कहेंगे मैं फिर ओपिनियन भी नहीं दूंगा। ये इतने बड़े लेवल का मसला है कि आप डिस्क्लेमर की तरफ चले जाएंगे। ये 2 परवेसिव लेवल के इशू हैं। भाई जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं वही जिम्मेदारी नहीं ले रहे अकाउंट्स की, और जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हमने ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दी है, तो जब वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूँ इनके फाइनेंशियल्स की। तो याद रहेगा, अगर पेपर में कहीं भी उन्होंने घुमा के इन 2 में से किसी का पूछ लिया, आपने फौरन डिस्क्लेमर देना है। अच्छा विड्रॉ क्यों नहीं, प्रैक्टिकेबल नहीं है। हम एंड ऑफ ऑडिट पे ओपिनियन के दिन का जिक्र कर रहे हैं, अगर उस वक्त से इमीडिएट पहले, क्योंकि आपने ओपिनियन तब देनी है जब आपको अकाउंट्स मिल गए हो और उन्हें अजर्ट कर दिया हो कि हाँ भाई ये अकाउंट्स हमने बना के दिए हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि इधर उनसे ओपिनियन मिले, अकाउंट्स वगैरह मिले, इधर आप फ़ौरन से रिपोर्ट दे दें। ये बात समझ आई। रिटन रिप्रेजेंटेशन एज एन ऑडिट एविडेंस कैसा है। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट आपसे कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन देगी, कुछ अनसॉलिसिटेड होगी और कुछ आपके कहने पे। अनसॉलिसिटेड होती है बगैर मांगे उन्होंने लिख के दे दिया, और कुछ ये है कि आप कहेंगे वो आपको लिख के दे देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कब आपको चाहिए होंगी, जब आपको उनकी इंटेंशन या जजमेंट को देखना होगा, या कभी कभी किसी चीज़ की कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी होगी तो आप उनसे ये चीज़ लेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस तो देती हैं, लेकिन ये अकेली ऑडिट एविडेंस नहीं है।
एक चीज़ इन्होंने सेल की है, आप रसीद देखें ना और उनसे कहीं लिख के दे दो आपने सेल की है, तो ये अच्छा एविडेंस नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने अंदर एविडेंस नहीं है, लेकिन ये किसी और एविडेंस को कॉरबोरेट करता है। इसका क्या मतलब होता है? कॉरबोरेट, सपोर्ट करता है, उसको साथ देता है। डन। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों के बारे में दो चीज़ें, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की उन्होंने हमने ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये सबसे ज़रूरी वाली है। ये स्टैंडर्ड ने हमें कहा है। किस फॉर्म में होगा, किस तरह से होगा? ये एक लेटर होगा जो मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को एड्रेस होगा कि जी हम अपने ऑडिटर को ये लेटर लिख रहे हैं, हमने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और ये अकाउंट्स वगैरह सारे हमारी जिम्मेदारी है। इसकी डेट क्या होगी? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से जितना करीब हो सके उतना, बट नॉट आफ्टर, क्योंकि ऑडिटर अपनी ओपिनियन तब साइन करेगा जब उसको सारा एविडेंस मिल गया होगा। और सबसे बड़ा, सबसे आखिरी, सबसे ज़रूरी एविडेंस रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन उसे मिलेगी, साइंड अकाउंट्स उसे मिलेंगे और फिर उसके बाद वो वेट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल उनको रिपोर्ट दे देगा। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बहुत करीब हो सकती है, सेम डेट हो सकती है, उससे आगे नहीं हो सकती, क्योंकि डेट तब तक डल ही नहीं सकती जब तक कि रिटन रिप्रेजेंटेशन आ जाए। इसमें कंटेंट क्या होंगे? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर का एक फॉर्मेट किताब ने दिया है, उस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये इन दोनों के अंदर की कुछ बातें लिखी हुई नजर आएंगी और फिर इन स्टैंडर्ड्स की एक एक दो लाइंस लिखी नजर आएंगी। एक फॉर्मेट्स है जो उसको एक दफ़ा आपने बस अपनी नज़रों से गुजार लेना है कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ठीक है, ये वो बातें हैं जो इसमें की जाती हैं। अब डाउट एज टू रिलायबिलिटी। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है, फॉर एग्जांपल पेपर से पिछली रात 3 बजे आप अचानक से मुझे कॉल करते हैं, सर सारा कुछ तैयार हो गया लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है, 580 में नहीं पढ़ सका और आपने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सर मेरे पास 2 मिनट है, मैं क्या पढ़ूँ? तो मैं कहूँगा बस ये पढ़ लें। बहुत ही को पसंद आई कि आपको अन्यवा पसंद आई ये चीज़। इस स्टैंडर्ड में उन्होंने वो जितना मर्जी सवाल घुमा लेना, वो अल्टीमेटली इसी मुद्दे पे पहुंचते हैं कि अगर ऑडिटर को रिलायबिलिटी पे डाउट हो तो क्या होगा। ऑडिटर को रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन पे कब डाउट होगा? जब उसे कंसर्न्स होंगे इनकी कंपिटेंस, इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज पे, जिनसे आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अगर वही झूठे लोग हैं, वो 100 दफ़ा लिख के दे दें कि हमारी तो ना पाकिस्तान में कोई जायदाद है ना पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद है। जब आपको उन बंदों पे भरोसा ही नहीं है तो क्या उनके लिखे हुए कागज़ पे भरोसा है? नहीं। दूसरा कब होता है? जब रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो किसी और ऑडिट एविडेंस के साथ। आपका पसंदीदा लीडर कहे कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं आए, और एक खास स्टेटमेंट सामने आए जिसमें पता लग जाए कि उसके पास तो बहुत सारे पैसे आए। पसंदीदा लीडर ये कहे कि बाहर के मुल्क में कंपनी बनाता ही वो है ऑफशोर जिसने करप्शन का पैसा छुपाना हो, और आपको अचानक से एक ऑफशोर प्रॉपर्टी अपनी ही लीडर की नज़र आ जाए और वो कहे मेरे अकाउंटेंट ने मुझे मशवरा दिया था, मैं क्या करता, तो अब भी आपको डाउट होगा। फ़ौरन से ना चेहरे बिगड़ जाते हैं। मतलब मैं अनबाइस्ड 2 एग्जांपल्स देता हूँ, एक एग्जांपल आपको बहुत पसंद आती है और एक एग्जांपल आपको बहुत बुरी लगती है। तो अगर आपको बंदों पे भरोसा ना हो तो भी डाउट है, और अब बंदों पे भरोसा हो लेकिन बात मुताबिकत ना खा रही हो तो भी अब पेपर में वो सिनेरियो बना के दे सकते हैं कि आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन ली, उन्होंने कहा लीगल केसेस हमने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए और कोई लीगल केस हम हारने वाले नहीं हैं। सवाल आपको बताएगा कि थोड़ा सा आगे गए, आपको एक खत मिला, उस खत के मुताबिक एक लीगल केस आप हारने वाले हैं और आपको इतने लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब है एक और एविडेंस और रिटन रिप्रेजेंटेशन आपस में इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखना है कि आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन पे डाउट 2 सूरतों में होता है। नंबर 1, जब आपको कंसर्न हो उनकी इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज वगैरह पे, तो आप ये देखते हैं कि उनकी दी गई रिटन रिप्रेजेंटेशन पे आपने कितना भरोसा करना है। और नंबर 2, अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर ने कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर वो रिजॉल्व ना रहे, अगर वो चीज़ें ठीक ना हो, या आपको मतलब 2 अलग अलग स्टेटमेंट नजर आई, आपने थोड़ा सा गहराई में देखा, पता लगा लीडर की 2-3 और बातें ऐसी मिली, वो भी मुताबिकत नहीं खाती। फिर जब आपने लीडर को पूरा सही से पढ़ा, आंखों से तासुब की पट्टी हटा के, तो आपको सारी ही बातें गलत लगी। तो एंड पे आपने भी कह दिया कि ये भी वैसे ही चोर जैसे वो चोर। तो या हो ही गलत, या उसकी चीज़ें मैच नहीं कर रही और उसमें आपने जब दोबारा से असेस किया, फर्दर प्रोसीजर लगाए, तो आपको कंसर्न और उसकी इंटेग्रिटी पे होना शुरू हो गया, तो आपको डाउट होगा। तो
करेंगे क्या, या आप अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगें और वो आपको प्रोवाइड ना करें, फिर क्या होगा, मैटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे क्यों वो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, हम उनकी इंटेग्रिटी वगैरह को इवेल्युएट करेंगे जानने के लिए, और फिर हम एक्शंस लेंगे कि इस सिचुएशन में जब हमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे डाउट है, तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर वो डाउट हुआ है हमें उन दो बातों पे, अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ते तो मैं आपसे कहता पैरा 10 और पैरा 11 वाली बातें जो है ना वो दो हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वाली बात, उन दो पे अगर डाउट है तो डिस्क्लेमर है ठक, उन दो के अलावा डाउट है तो फिर सिचुएशन संगीनी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी ओपिनियन देनी है। प्रैक्टिकली आपको अगर डाउट हो तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करते, और प्रैक्टिकली अगर गड़बड़ें हो रही हों तो फिर इतना नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा रीवैल्यूएट करें। मतलब आप प्रैक्टिकली की बात करेंगे ना तो फिर मैं कैमरे पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकूँगा, प्रैक्टिकली तो ऑडिट भी नहीं होता, प्रैक्टिकली रिपोर्ट आ जाती है। तो प्रैक्टिकली तो ये इतनी वैरायटियाँ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। फाइनल में जब ऑडिट में स्टूडेंट्स आते हैं ना तो वो इस वजह से परेशान होते हैं कि मैं उनको वो ऑडिट पढ़ा रहा होता हूँ जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। मैं स्टैंडर्ड्स वाली बातें बता रहा होता हूँ तो कहते हैं सर आप कौन से दौर में बैठे हैं, कहाँ होता है ये सब कुछ। मैंने कहा भाई किताब में पेपर में यही लिखना है, ये मान के लिखना है कि ये होता है। तो अभी आप जब फर्म्स में जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कितना हम कहते हैं आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। आपको पता है जब टीम जाती है क्लाइंट पे सबसे पहले फरमाइश क्या होती है टीम से, कहते हैं यार ये ट्रायल पकड़ें जल्दी से अकाउंट्स बना दें ताकि आप लोग ऑडिट शुरू कर सकें। सबसे पहले ऑडिट फर्म जाके अकाउंट्स बना के देती है उन्हें जिसका इन्होंने ऑडिट करना होता है, और हम इधर सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी और ये सारे थ्रेटों में खेलते रहते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन तो बहुत दी जाती है, एडवर्स ओपिनियन की तरफ ज़रा मुश्किल ही बात जाती है, इतना बड़ा मसला उठता ही नहीं पाकिस्तान में। डिस्क्लेमर गवर्नमेंट के इदारों में बहुत होता है। डिस्क्लेमर इतनी खतरनाक बात नहीं है, एडवर्स बहुत खतरनाक बात है। आप कह रही हैं झूठ बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर में आप कह रहे हैं कि जी मुझे पता ही नहीं लगा। उनसे पूछें क्या हुआ, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया हुआ था, गवर्नमेंट ने मना किया था, हम कैसे इन्फॉर्मेशन दे देते, सेंसिटिव डाटा था। तो डिस्क्लेमर में बचत है, एडवर्स में बुराई हो जाती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एडवर्स रिपोर्ट इतने आराम से नहीं मिलती। इसमें मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा मैं और आसिफ भाई, या पता नहीं आप आसिफ भाई उसे कहें ना, सर आसिफ ठीक है, वो मेरे से दो या 3 साल सीनियर थे फर्म में। तो हम एक दफ़ा इकट्ठे बैठे, उनको भी शौक़ था बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन का। हम लोग कैफ की ऑडिट की अपनी अपनी किताब बना रहे थे अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा दिल था कि हम पाकिस्तान की कोई प्रैक्टिकल रिपोर्ट उसमें डालें एडवर्स ओपिनियन समझाने के लिए। हमारी पॉपुलेशन थी पूरे पाकिस्तान की सारी लिस्टेड कंपनियां और उसके 5, 6, 7, 10 साल के जितने भी अकाउंट्स हैं। हम 1 घंटे तक सर्च करते रहे। 2 बंदे, दोनों ऑडिट का मिजाज रखने वाले, दोनों रिसर्च तबीयत के, दोनों फर्गूसन के ऑडिटर, दोनों का एक अच्छी बेस, दोनों का एक सर्च करने का एक प्रोटोकॉल, दोनों किताबें लिखने वाले लोग। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों ने सर्च किया उनको नहीं मिला, या चैट जीपीटी पे लिख दिया और उसको नहीं मिला। 1 घंटे में हमें 10 रिपोर्ट्स नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में, 1 घंटे सर्च करने के बावजूद। सारी कंपनियों की सारी रिपोर्टें, सारे हम ढूंढते रह गए कि हमें एडवर्स ओपिनियन मिल जाए, और ना होने के बराबर थी। कि 100 लिस्टेड कंपनियों के 10 साल के अकाउंट्स में अगर आपको मिला के टोटल 10 एडवर्स रिपोर्ट्स मिले तो ये कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीज़ें, तो प्रैक्टिकली की बात करेंगे तो फिर तो मैं ऑन कैमरा बहुत सारी बातें नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। थ्योरेटिकली जो है वो सब कुछ, इन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दें, फिर बाद में लोग जो है ना वो नाराज़ होंगे, रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, कर दें। तो प्रैक्टिकली तो जो है वो ऑडिट बड़ा ख़तरनाक होता है। कैमरा बंद करने के बावजूद भी हम जो है ना वो डिस्कशन नहीं कर सके, ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। हम जो है ना ऐसा कुछ डिस्कस नहीं कर सके। कैमरे वाले सोच रहे होंगे पता नहीं उन्होंने पीछे से क्या बातें कर ली, मौका ही नहीं मिला, वक्त इतना कम है। अच्छा जी, हाँ लाइट चली गई थी, ये कैमरा बंद होते साथ ही लाइट चली गई। अब ये खुद से आ गया, जड़ा पुड़क के आ जाओ तो हलाल होता है ना। ये तो जो है ना, ये तो हमारी आज की एग्जाम्पल है। तो ठीक है जी, ये तो पुड़क के आ गया तो ये तो अब हमें करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्यूट सा स्टैंडर्ड, किताब ने इसको एक अलग चैप्टर का नाम दिया,
चैप्टर नंबर 15। आपको लगता है कि हर चैप्टर के ऊपर इतनी मैं ग्राफिक्स पे मेहनत करता हूँगा? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल वाला लेना, जो हर महीने 1000 रुपये आपको देने होते हैं, लाइसेंस, हम लाइसेंस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो आपको ऑफिशियल डिज़ाइनर थीम्स भी देता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो खुद ही से आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि इस पर ये डिज़ाइन लगा लें। तो वो अब जब पैसे खर्चे हैं तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं मेहनत ना करूँ शशका मशका, तो वो जो रिकमेंड कर रहे होते हैं उसमें से जो 2-3 में से अच्छा लगता है उसको एक को क्लिक कर देते हैं। तो खैर, रिव्यू एंगेजमेंट याद करें, आपने रिव्यू और ऑडिट के बारे में पढ़ा था। एक ISRE था और एक ISAE था, ISA था। ISA था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और ISRE रिव्यू। ठीक, रिव्यू छोटा वाला ऑडिट था, हल्का वाला ऑडिट था, मॉडरेट एश्योरेंस थी, नेगेटिव एश्योरेंस थी, और कौन सी एश्योरेंस थी? मॉडरेट और नेगेटिव, लिमिटेड एश्योरेंस थी। उसके अलावा वहां हमने कुछ और रिलेटेड सर्विसेज भी देखी थी। ISRS 2 असाइनमेंट्स का नाम था, मैंने कहा था चैप्टर 15 में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं कंपाइलेशन और एक को हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन इज, ये जो अश्योरेंस है इसका मतलब आपको चेक कर रहे हैं, उनके किए हुए काम को चेक करके बता रहे हैं उन्होंने सही काम किया या नहीं किया। ऑडिट, उनके वो बनाए हुए फाइनेंशियल्स को देख के बता रहे हैं उन्होंने सही बनाए या नहीं बनाए। रिव्यू, उनके बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के रिव्यू कर रहे हैं कि उन्होंने सही बनाए या नहीं बनाए। लेकिन जो नॉन एश्योरेंस होती है उसमें आप एश्योरेंस नहीं देते, आप सब्जेक्ट मैटर खुद बनाते हैं। ये जो रिलेटेड सर्विस है ना ISRS, इसमें ये 2 असाइनमेंट्स होती हैं, कंपाइलेशन, एग्रीड अपॉन। क्लाइंट आपको डाटा देता है, कहता है ये ट्रायल पकड़ो, अकाउंट्स बना के दे दो, ये 5 कंपनियों के अकाउंट्स पकड़ो, कंसोलिडेशन कर दो, ये डाटा पकड़ो, टैक्स रिटर्न बना दो। जब क्लाइंट आपको डाटा प्रोवाइड करके आपसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाए उसको कंपाइलेशन कहते हैं। एग्रीड अपॉन कहलाता है फरमाइशी प्रोग्राम। क्लाइंट आपसे कहता है कि हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन टैली नहीं हो रही, ज़रा ये टैली कर दो, हमारे ये 3 सप्लायर आउट हो गए, इनको ज़रा देख दो, हमारे फलाना डिपार्टमेंट में हमें लग रहा है फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर दो। यानी कि क्लाइंट जब फरमाइशी प्रोग्राम पे हमसे कोई भी सर्विस ले विच इज़ नॉट ऑडिट या एश्योरेंस, तो वो रिलेटेड सर्विस बन जाती है। और रिलेटेड सर्विस जो है, एग्रीड अपॉन का मतलब है कुछ भी काम, कोई भी हमसे एक्टिविटी करवा लें, और कंपाइलेशन का मतलब है कि एक डाटा से कोई चीज़ बनवा लें। अब किताब ये कहती है कि ऑडिट से मिलती जुलती सर्विसेज रिव्यू भी होती हैं और ये 2 भी होती हैं। तो ये 2 नॉन एश्योरेंस है और रिव्यू जो है वो एश्योरेंस ही है। अगर आपसे को पूछे जी रिव्यू और ऑडिट में क्या फ़र्क है, तो आप वो एक पुराने ज़माने में ऐड आता था कि जो सायरा करती है वही मायरा करती है, बस फ़र्क है दोनों की रंगत का। 2 जुड़वा बहनें होती हैं, काली होती है, गोरी होती है, क्योंकि एक स्टिलमेंस क्रीम लगाती है और एक वो नहीं लगाती। तो वो ऐड ये था कि सायरा जो है वो शायद वो स्टिलमेंस क्रीम लगाती है तो वो गोरी है, और मायरा जो है वो नहीं लगाती तो वो काली है। तो ऑडिट और रिव्यू में उतना ही फ़र्क है जितना सायरा और मायरा में था, कि एक ज़रा थोड़ा ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाती थी तो वो गोरी हो जाती थी क्रीम लगा के, और दूसरी जो है वो चेहरे पे क्रीम नहीं लगाती थी तो बेचारी काली रह गई। तो रिव्यू ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं होते, वही सारा काम आपने करना है जो ऑडिट में करना है, लेकिन हल्के लेवल पे करना है। उसी तरह से अपॉइंटमेंट होगी, उसी तरह से एंगेजमेंट लेटर होगा, उसी तरह से बातें तय होगी, उसी तरह से मुलाकातें होंगी, उसी तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगी, उसी तरह से लोगों से मुलाकातें होंगी, उसी तरह से रिलेटेड पार्टी पे काम होगा, सब्सिक्वेंट पे काम होगा, सारे काम उसी तरह से होते रहेंगे, बस थोड़े से कम स्केल पे। रिपोर्ट भी उसी तरह की देंगे, नेगेटिव रिपोर्ट भी उसी तरह की होगी, पॉजिटिव रिपोर्ट भी तकरीबन उसी तरह की होगी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी उसी तरह से होगा। असूलन इसके बाद हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसी तरह से ही है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहें कि आपके साथ धोखा हो गया, तो एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या ये उसी तरह से ही है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आप क्लाइंट के साथ रिव्यू की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय करेंगे। वो क्या होगा? फ्रेमवर्क डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और एक रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ये 5 बातें सुनी लग रही हैं? 5 बातें वही हैं जो ऑडिट में पड़ी थी। 2 एक्स्ट्रा बातें क्या हैं, यहाँ बताएंगे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, और दूसरा यहाँ एक स्टेटमेंट होगी कि ये एंगेजमेंट ऑडिट नहीं है, तो प्रैक्टिशनर अकॉर्डिंगली जो ओपिनियन दे रहा है वो ऑडिट नहीं, वो रिव्यू है। और ऑडिटर ही करता है। असल में होता क्या है, होता ये है कि उनके पास टाइम कम होता है या बजट कम होता है। वो आके कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हमारे हेड ऑफिस ने, हमारे जो होल्डिंग कंपनी है सिंगापुर में बैठी हुई, उसने कहा है कि हमें 25 दिन में अपने अकाउंट्स भेजो। ऑडिट होती है 3-3.5 महीने की एक एक्टिविटी। तो आप एक ऑडिट फर्म के पास जाके कहते हैं कि ये अकाउंट्स हैं लेकिन हमने इसको ऑडिट नहीं करवाना,
रिव्यू कराना है। रिव्यू मतलब हल्का वाला ऑडिट। तो क्या होगा, वो कहेंगे अच्छा देखो इतने कम टाइम में हम रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देंगे, हम ये नहीं कहेंगे इन आवर ओपिनियन थिंग्स आर गुड, हम कहेंगे हमने जितना देखा है हमें गलती नहीं मिली। हम कहेंगे ठीक है भाई इतना कर दो तुम, ये 8-10 दिन में जो कर लो। तो वो क्या करेंगे, वो सामने सामने से टोटल्स वेरीफाई करेंगे, डिस्क्लोजर्स की कंप्लीटनेस पूरी देखेंगे, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के रफ देखेंगे, पिछला साल ऐसे था तो इस साल कितना प्लस माइनस होना चाहिए। को मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कोई बड़ी चेंज तो नहीं आई, कोई बड़े लीगल केसेस तो नहीं है, इंटरनल ऑडिटर से हल्की फुल्की मुलाकातें कर लेंगे। तो मोटे मोटे से प्रोसीजर लगा के 8-10 दिन में चीज़ों को लपेट के और रिपोर्ट देंगे। तो वो कहेंगे हाँ भाई को गलती मिली, आप कहेंगे जितना देखा नहीं मिली। ओपिनियन ही बड़ी खूबसूरत है, जितना देखा नहीं मिली। इसका ये मतलब नहीं है कि है नहीं, इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं मिली। नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव, हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा जिससे हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे फाइनेंशियल ठीक है, और हम ये भी नहीं कह रहे फाइनेंशियल ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बेस पे हम कह सकें कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है। डन। तो ये दो एक्स्ट्रा बातें हैं, आपने अगर कभी देखना हो तो इसको और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये दोनों ही बातें हैं। फिर और क्या क्या कुछ होगा, उन्होंने कहा जी एंगेजमेंट परफॉर्म होगी, मेटीरियलिटी का ख्याल रखेंगे, वहाँ पे भी रखते थे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, सारा कुछ वहाँ पे भी होता था। इंक्वायरी करते हुए आप मैनेजमेंट से पूछेंगे उनके सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स क्या हैं, उनकी कौन कौन सी कोई अनयूजुअल कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ईयर एंड के आसपास हुई हैं, कोई फ्रॉड वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ जो आपको लग रही हो। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स वगैरह में अगर आप गौर से देखें, आप रिमेन अलर्ट फॉर अरेंजमेंट इन्फॉर्मेशन दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर आपको रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स नजर आए तो नेचर, कौन सी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व थी, बिजनेस रैशनल क्या था, सारी वही वाली बातें हैं। आप गोइंग कंसर्न को रिव्यू करेंगे, आप यूज़ द वर्क ऑफ परफॉर्म बाय अदर, आप स्टेप्स लेंगे कि जो अदर्स का काम है वो यूज़ कर सकें, इंटरनल ऑडिटर का या एक्सपर्ट का। सब्सीक्वेंट इवेंट, अगर आपको सब्सीक्वेंट इवेंट मिल जाए जिसकी वजह से एडजस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है तो आप उस पर काम करेंगे। ये भी हमने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा तो इसलिए ये वाली बात, यानी वही सारी चीज़ें। फिर क्या होगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट से आप कहेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं और बता दी है सारी रिलेटेड पार्टीज़ का, सारे फ्रॉड्स का, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस का, सब्सीक्वेंट इवेंट का, मेटीरियल नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न, ये सारी बातें हमें बता दी हैं। वही चीज़ें शॉर्ट उस पर रिपोर्ट, शायद ये फ़र्क हो। ओपिनियन देते हुए आपने ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रेमवर्क का जिक्र है और क्या टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रोप्रिएट है, क्या उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज हो रही हैं, क्या कंसिस्टेंट हैं, क्या एस्टीमेट रीजनेबल हैं, क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल। याद आ रही हैं बातें? वही 700 वाली बातें। सिर्फ आपने तेज़ी से करते जाना है, थोड़ा स्मॉल स्केल पे। अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, अगर सब कुछ साफ हो तो फिर आपने कहना है कि नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन, ऑडिटर नहीं, प्रैक्टिशनर अटेंशन, दैट कॉजेज प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। डन। मॉडिफाइड ओपिनियन होगी तो क्या होगा, अब नई बात होगी, है ना, इतनी सारी नई बात। जब आप ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे तो हेडिंग आएगी क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स कंक्लूजन या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। एक डिस्क्रिप्शन देंगे जिसमें उस मैटर का जिक्र करेंगे। ओपिनियन कब मॉडिफाई होगी, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा जब मटेरियल इश्यूज होगा, और एडवर्स ओपिनियन होगा जो मटेरियल एंड परवेसिव होगा। बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ में आप बताएंगे कि क्या था, क्वांटिफाई करेंगे, डिस्क्लोजर होंगे तो बताएंगे कैसे थे और कौन कौन सी चीज़ मिस हुई है। कोई नई बात नजर आए तो मुझे रोक दीजिएगा। अगर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें मटेरियल हो, और मटेरियल हो परवेसिव हो तो डिस्क्लेम कर दें। डिस्क्लेम आप कब करेंगे या विड्रॉ कब करेंगे, जब आप देखें कि इंटेग्रिटी पे डाउट है या प्री कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। तो ये इंटेग्रिटी वाला एक नया पॉइंट यहाँ पे आया, पीछे हम से प्री कंडीशंस की बात कर रहे थे। जब आप डिस्क्लेम करते हैं तो आप रीज़न बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया, रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होंगे, उसी तरह से टाइटल होगा, उसी तरह से एड्रेस ही होगा। अब फ़र्क आया, वहाँ ओपिनियन था और ओपिनियन के अंदर इंट्रोडक्शन था, यहाँ ओपिनियन थोड़ा सा बाद में है, इधर सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा। शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जो बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू हुई हैं, और ये बताएंगे कि फाइनेंशियल रिव्यू हुई हैं, ऑडिट नहीं हुई, रिव्यू हुई हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी, फिर रिव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नई बात है कि रिव्यू क्या होता है, आप कहेंगे रिव्यू जो है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिटर सिर्फ मोटे मोटे इंक्वायरी और इस तरह के प्रोसीजर लगाता है, और ये प्रोसीजर सब्सटेंशियली लेस हैं देन ऑडिट। इसका मतलब है हम आपको ऑडिट ओपिनियन
नहीं दे रहे, यानी थ्रू आउट फोकस है, बस बार बार यूजर को ये बता दें कि ये ऑडिट नहीं है, खाम खा वो ऑडिट मत सोचे। कंक्लूजन की हेडिंग जिसमें आप कंक्लूजन देंगे और रेफरेंस देंगे कि कौन से फ्रेमवर्क के मुताबिक है। अगर कंक्लूजन मॉडिफाइड है तो एक मॉडिफाइड कंक्लूजन की आप रीज़न देंगे, उसमें बताएंगे कि क्या मामला था। फिर आपने ISRE को फॉलो किया, वहाँ पे होता था, आपने ISA को फॉलो किया, डेट डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, लोकेशन डालेंगे। तो क्या क्या मिसिंग नज़र आया? वो स्पेशल एरियाज मिसिंग नज़र आए, गोइंग कंसर्न वाला, की ऑडिट मैटर और अदर इन्फॉर्मेशन। सिग्नेचर मिसिंग नज़र आए जो लिस्टेड वाले केस में थे। बाकी कंटेंट्स की सिर्फ तरतीब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, यानी कि वो ओपिनियन वहाँ शुरू में आ जाता था और पहले इसमें इंट्रोडक्शन होता था, बाद में ओपिनियन। इसमें इंट्रोडक्शन ऊपर है लेकिन ओपिनियन नीचे को करके है। बाकी मोर और लेस वही कंटेंट है। एम्फेसिस ऑफ मैटर, शायद नई बात पता लग जाए। Practitioner may consider it necessary to draw user's attention to a matter presented or disclosed in financial statement. In such cases, practitioner shall include an emphasis of matter paragraph. कुछ नया तो नहीं लगा? तो छोटा सा क्यूट सा एक स्टैंडर्ड था। अगेन आपने इसको को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, इसको बस एक स्किमिंग दे देनी है इसको। लेकिन ब्रेक के बाद वाला जो स्टैंडर्ड है वो इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है और आई कैप पूछता भी है। तो ठीक है जी, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, सब्सीक्वेंट इवेंट, अकाउंटेंट्स की ज़बान में इसको कुछ और कहते हैं। अकाउंटेंट्स सब्सीक्वेंट इवेंट को कुछ और नाम से पुकारते हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है वो दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। ये एडजस्टिंग कौन से होते हैं भला? रिपोर्टिंग डेट पे जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। और नॉन एडजस्टिंग बाद में हुए और उस वक्त कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं नज़र आ रहा था कि वो होने वाले हैं। तो जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है भला? एडजस्ट करते हैं उनको, यानी उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट फाइनेंशियल्स में डालते हैं, जिससे फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ क्या करते हैं? सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज करने का मतलब है फेस ऑफ फाइनेंशियल चेंज नहीं होगा, आपने एक नैरेटिव डिस्क्लोजर में डाल देंगे। जैसे याद है वो बिल्डिंग जो जल गई थी, तो हमने वो नैरेटिव में लिख दिया था कि वो जल गई है क्योंकि वो ईयर एंड के बाद जली थी। तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के दरमियान का फ़र्क अच्छी तरह से क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड बेसिकली थ्रू आउट एक डिस्कशन करता है कि अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। एक मैप है, वो मैप अगर समझ आ जाए तो बस उसके बाद कहानी बहुत ही सीधी है। मैप समझना ज़रूरी है। अगर आपको वो सारी डायग्राम समझ आ जाए, और अगेन थैंक्स टू स्क्रीन मुझे यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, मैं मैप लेके आता हूँ। हाँ, आप लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होगी क्योंकि वो एक ऑनलाइन क्लास में, चलती हुई क्लास में मैंने अपनी गंदी राइटिंग से लिखा था, तो जैसे कल वाली डायग्राम बहुत खूबसूरत नहीं थी। लें जी, और शायद ये वाली लाइट बंद होने से इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो, या सही है विजिबिलिटी? सही है। मुझे यहाँ से ज़रा शेड आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है शेड? आ रहा है, एक आध बंदों ने कहा है थोड़ा सा आ रहा है। देखते हैं अगर कोई इसका बटन्स कहाँ होते हैं वैसे। वाह, अच्छा, वाह जी वाह। सिर्फ ये वाली अगर बंद हो जाए ना, ये दोनों या इनमें से कोई एक, चौकस हो गया काम, बेहतर हो गया। अब मेरी विजिबिलिटी बेहतर हो गई है, आपकी पता नहीं बेहतर हुई है नहीं हुई। बेहतर है, ठीक है। असल में मसला विजिबिलिटी का नहीं है, आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही, वो लाइटें सारे भी बंद कर दें तो वो राइटिंग तो मतलब एक मसला लाइटिंग और एक मसला राइटिंग। तो लाइटिंग ठीक भी हो जाए तो राइटिंग जो है ना वो तो वही रहेगी। अच्छा जी, ये इसमें ना समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है, एक तस्वीर पे पूरा स्टैंडर्ड है। कहानी शुरू होती है कुछ डेट्स के साथ कि आपको समझ आए कि अलग अलग डेट का क्या मतलब है। एक होती है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड की डेट, ये कहलाती है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एक होती है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन सी डेट होती है भला? जिस दिन अकाउंट्स अप्रूव हुए। ये एजीएम नहीं है,
जिस दिन जिनकी बड़ी अथॉरिटी थी, मेन अथॉरिटी, उन्होंने उसको ओके कर दिया। बाद में स्टैंडर्ड कहता है कि बाद में कई दफ़ा मीटिंग में आम लोगों के सामने भी रखा जाता है, लेकिन उससे पहले वो बड़े जिनकी जिम्मेदारी था जब वो अप्रूव करें। टेक्निकली दे आर टॉकिंग अबाउट जब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, या हमारे पाकिस्तान में जब डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव साइन कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले तो इन सारी तारीखों का फ़र्क हमें पता होना चाहिए। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आती है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन ऑडिटर ने डेट पे साइन, रिपोर्ट पे साइन किया। आपको याद होगा हमने कहा था कि ऑडिटर कोशिश करे कि एज अर्ली एज पॉसिबल उनकी तरफ से अकाउंट्स मिले और बस फौरन से उनको रिपोर्ट दे दे। तो ये वाली डेट वो डेट है जब उन्होंने अकाउंट्स हमें साइन करके दिए, और ये वो डेट है जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन बना लिया। ये दोनों जितनी करीब हों उतना अच्छा है। बात समझ रहे? चलें, ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया जिस दिन मैंने अपनी ओपिनियन तक पहुंच गया। फिर एक डेट आती है जिसको हम कहते हैं डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सी डेट होती है भला? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक को इशू हो जाए, जब एक आम आदमी उस पर रख के पकौड़े खा सके, जब वो इतनी कॉमन हो जाए कि किसी की रीच में हो, कोई इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर सकता हो, कोई उसे देख सकता हो। यानी कि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी बड़ों के हाथ में, कंपनी वालों के हाथ में, या ऑडिटर ने देखा था या कंपनी वालों ने देखा था। जब ये आम जनता को अवेलेबल हो गई तो इसका मतलब ये पब्लिक हो गई है। जब पब्लिक हो गई है तो उसके बाद मामला थोड़ा नाजुक ज़्यादा हो जाता है। तो ये चारों डेट्स क्लियर हैं। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ईयर एंड, डेट ऑफ अप्रूवल यानी कि जिस दिन बड़ों ने साइन किए, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ इशुएंस। क्लियर है? मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल जून 30 2021 को ईयर एंड, सितंबर 28 2021 को अकाउंट्स अप्रूव हुए हों उनकी तरफ से, और हमने फ़ौरन से अगले ही दिन सितंबर 29 2021 को ऑडिट ओपिनियन बना लियो, और अक्टूबर 25 2021 को एजीएम शेजीएम हो जाने के बाद जनरल पब्लिक को फाइनेंशियल इशू हो गए। अब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जो भी हैं, एक छोटा सा उसका साइकिल पहले डिस्कस करते हैं, अभी इसको इग्नोर कर दें। जब भी मेरे सामने एक इवेंट आएगा जो मेरी नज़र में एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग होगा, तो मैं चेक करूंगा, कोई इवेंट आएगा मैं चेक करूंगा क्या ये एडजस्टिंग है या ये नॉन एडजस्टिंग है। अगर वो एडजस्टिंग है तो मैं मैनेजमेंट से क्या फरमाइश करूंगा, इसको एडजस्ट करो। अगर वो मेरी बात मान लेंगे तो मैं चेक करूंगा कि क्या उनकी एडजस्टमेंट ठीक है। अगर ठीक है तो मेरी ओपिनियन साफ होनी चाहिए। बहुत ही दिल कर रहा हाईलाइट करने का तो उसको एम्फेसिस डाल दिया जाए। अगर मैं उनसे कहूँ ठीक करो और वो ठीक ना करें तो मटेरियल में स्टेटमेंट हो गई, मुझे उनका ट्रीटमेंट पसंद नहीं आया, उन्होंने ट्रीटमेंट गलत किया है, क्वालिफाइड या एडवर्स डिपेंडिंग अपॉन के वो मामला किस नौइयत का है। अगर मैं कहता हूँ इसको डिस्क्लोज करो, अगर वो डिस्क्लोज वाली है नॉन एडजस्टिंग, मैं कहूँगा डिस्क्लोज करो। अगर वो डिस्क्लोज कर दें तो अच्छा है, ना करें तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इसका मतलब ये है कि ये बातें तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो डिस्क्लोज करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। ये ट्रीटमेंट तो आपने हमेशा जहन में रखना है। 705 वाला मैप तो आपका हमेशा चल पड़ेगा। इस वक्त हमारा कंसर्न क्या है? इस वक्त कंसर्न ये है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। असल में ऑडिटर की जिम्मेदारी हमेशा होती है मेनली अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। तो डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट तक ये जोन 1 है। यहाँ ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अलर्ट रहना है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए। अच्छा, IAS 10 कुछ याद है कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट के लिए जिम्मेदारी कब तक होती है? कब तक होती है? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट तो उस अकाउंट्स के स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। ऑथराइजेशन, जिसको हम यहाँ डेट ऑफ अप्रूवल कह रहे हैं। IAS 10 जिम्मेदारी लेता है यहाँ तक, मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेती है यहाँ तक, ईयर एंड से लेके उनके साइन होने तक सारे इवेंट्स के ऊपर वो IAS 10 लगाने के पाबंद हैं। और मैं ईयर एंड से लेके अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक पाबंद हूँ। तो टेक्निकली ये दोनों डेट्स जितने फासले पे होंगी उतना मैं फंसूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात समझ आ रही है? अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से आगे पैसिव जिम्मेदारी है और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पीछे एक्टिव जिम्मेदारी है। एक्टिव जिम्मेदारी किसे कहते हैं? मुझे ढूंढना है, मैंने ढूंढना है सब्सिक्वेंट इवेंट। ये कहाँ होता है? ये कौन सी जगह छुपा हुआ होगा सब्सिक्वेंट इवेंट? कैसे ढूंढते हैं? प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। भाई ने एक होम्योपैथिक सा जवाब दे दिया जो हर जगह चल जाए कि प्रोसीजर्स लगाएंगे। कौन से प्रोसीजर्स? ये अच्छा है, मतलब ये कभी कभी ना पेपर में ऐसा होता है कि आप एक लाइन लिख दें कि हम रेलिवेंट प्रोसीजर लगाएंगे, जहाँ कुछ ना समझ आ रहा हो चल जाएगा, आधा एक नंबर दे देगा ये वाला पॉइंट भी। इंक्वायरी करेंगे किससे? मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है?
हुआ है तो बताओ। और मिनट्स देखेंगे, मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, मिनट्स में शेयर होल्डर्स ने कहा होगा देखें जी ईयर एंड के बाद ये कितना मसला हो गया, ये ऐसे ऐसे करके, तो मेंबर की मीटिंग के मिनट्स में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स में मिल जाएगा। और लीगल एडवाइजर से शायद हमें पता लग जाए ईयर एंड के आसपास कुछ लीगल केसेस थे, हो सकता है ईयर एंड के बाद उनका कोई फैसला आया हो। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ये लोग तो अपने क्वार्टरली अकाउंट्स भी बना रहे हो, शायद आगे के मंथली अकाउंट्स भी बना रहे हो, तो बाद के अकाउंट्स में देख लें कि उन अकाउंट्स में और मेरे वाले अकाउंट्स में कौन कौन से एरिया के स्टेटस में चेंज आया, कौन कौन सी लायबिलिटी बदली है। मैं पूछूंगा ये क्या हुआ, तो हो सकता है सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाए। और इंस्पेक्शन करेंगे अवेलेबल रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन करेंगे। और ये भी वैसे होम्योपैथिक ही था पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, मतलब इतना प्यारा जुमला है कि एग्जामिनर को लगता है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात हुई है। हम अवेलेबल रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन करेंगे, कहते हैं आप बड़ा ज़बरदस्त, ये बताया ही नहीं कि कौन से रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन हम अवेलेबल रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करेंगे। हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, क्या नहीं बताना, हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हम एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे, हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ऑन रखेंगे, हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक चीज़ों को एनालाइज करेंगे और हम डिफरेंट लोगों से इंक्वायर करेंगे। ये सारे वो जुमले हैं जो तब लगाने हैं जब कुछ ना समझ आ रहा हो, ठीक है। ये काम के जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मतलब अगर कुछ ना समझ आ रहा हो, अगर समझ आ रहा हो तो फिर हमने पहले रेलेवेंट बात करनी है। सेल्स इनवॉइस चेक करें, उससे क्या होगा? सेल इनवॉइस से इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट कैसे पता? इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट आपने क्या कहा, क्या मैंने ये सुना? ओ भाईजान, IS2 चीख चीख के कहता है खबरदार इम्पेयरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड चीख चीख के कहता है खबरदार IS2 के ऊपर इम्पेयरमेंट किसी ने कहा तो उसे जो है ना गोली मार देंगे। तो इन्वेंट्री में इम्पेयरमेंट नहीं बोलना कभी भी। अच्छा जी, अगर कोई गोइंग कंसर्न का मसला है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि IS10 के मुताबिक वो बहरहाल एडजस्टिंग इवेंट बनी जाता होता है। ये एक्सेप्शन है। अब अगेन, अब आपको तो फ़ायदा है ना, मैं तो सिर्फ ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, आप तो अपने अकाउंटिंग के पॉइंट्स भी लिख देंगे। डिविडेंड का जो है वो अगर अप्रूवल हो और वो बाद में हुआ हो और डिविडेंड की पेमेंट ऐसे हुई हो तो आप तो वो वैरायटियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी आती हैं उतनी करानी है। अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि कुछ तो आपका रेगुलर ऑडिट करते करते सब्सिक्वेंट इवेंट वेरीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहा होगा, इन्वेंट्री में आपने NRV टेस्टिंग करनी है। अब 30 जून की इन्वेंट्री को वो कहते हैं हमारा ख्याल है इतने की बिक जाएगी, तो ईयर एंड के बाद आप कौन सा चले गए, आपके सामने बिक जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो NRV टेस्टिंग भी आपको ईयर एंड के बाद कई दफ़ा पता लग जाती है, तो ईयर एंड की इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज हो जाती है। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन के जो आइटम्स होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर चेक्स, वो भी ईयर एंड के बाद अक्सर सेटल हो जाते हैं। अच्छा, डेटर्स की जो रिसीवेबल्स और बैड डेट्स की जो प्रोविजंस होती हैं, आप कहते हैं 30 दिन में पैसे ना दिए तो मेरी तरफ से जो है वो इसको 100% प्रोवाइड, तो आप तो वहाँ पे 90 दिन तक बैठे हुए हैं, तो आपके सामने वो प्रोवाइड भी होगा। तो ईयर एंड पे मौजूद बहुत सारी ऐसी इवन लिटिगेशन ईयर एंड की, तो कुछ तो आपको अपने नॉर्मल ऑडिट वर्क में मिल जाते हैं, हर एरिया पे काम करते हुए कुछ तो सब्सिक्वेंट मिल जाते हैं, कुछ आप अलग से अलर्ट रहते हैं। जैसे आपने कहा रजिस्टर्स देख लें, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख लें, इंटरम अकाउंट्स देख लें, मिनट्स देख लें, वो सारी चीज़ें मिल। यहाँ पे आपका जो की पॉइंट है वो है ढूंढना है, और अगर मिल जाए तो एडजस्ट या डिस्क्लोज करवाना है। यहाँ तक की कहानी समझ आई। अब एक स्टेप आगे आते हैं, आप ओपिनियन तक पहुँचे, आपने अपने पास ओपिनियन रिकॉर्ड कर ली। अब ओपिनियन की डेट से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस के दरमियान मामला अभी बड़ों में है, या हमारे पास है या मैनेजमेंट के पास है, जनता तक नहीं पहुंचा। इस दौरान अगर कोई इवेंट हो जाए, आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि आप ढूंढें इस दौरान होने वाले इवेंट, लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो छोड़ना भी नहीं है। यहां तक ढूंढना है, अगर मिल जाए तो एडजस्ट या डिस्क्लोज करवाना है, और वहाँ है ढूंढना नहीं है, मगर अगर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं है। इस पे वो वाली एग्जांपल, वो जो पुड़क के आ जाने वाली है, वो वाली हमने वो की थी, वो आप सबको पता ही है, मौलवी साहब और बोटी की कहानी जो थी। तो आपने ढूंढना है वहाँ, और मिल जाए तो एडजस्ट या डिस्क्लोज कराना है। इधर ढूंढना नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए, आप सुकून से बैठे हुए, आपको अचानक से खबरें दिखाई दी, आपको अचानक से क्लाइंट ने खत भेजा, उसने कहा जी वो एक सब्सिक्वेंट इवेंट है, बड़ा अजीब सा, आए बैठे ज़रा उस पर बात करते हैं। आपने ढूंढना नहीं है, वहाँ तो आप ढूंढ रहे थे अलग से प्रोसीजर लगा के। यहाँ अगर मिल जाए
तो फिर अब आपने देखना है कि क्या होगा। स्टैंडर्ड में एक जुमला लिखा है कि अगर आपको कोई ऐसा इवेंट मिल जाए जो आपको इन डेट्स पे मिला होता तो आपने एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करवाया होता, तो आपने आज भी उसके साथ ये सलूक करना है। हमारी जिम्मेदारी इतनी क्यों बढ़ रही है? हम तो अपनी ओपिनियन भी दे चुके हैं। सर मैंने अपनी ओपिनियन दी है, फाइनेंशियल्स अभी शेयर होल्डर्स तक पहुंची नहीं, और मेरे सामने एक बिल्डिंग जल गई है और मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वो फिगर्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें हैं वो प्लस माइनस हो रही हैं, और मुझे पता है कि यूजर्स 1 साल तक वो अकाउंट्स पकड़ेंगे और उसकी बेस पे ओपिनियन बनाते रहेंगे। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होगी कहेंगे अच्छा लेटेस्ट अकाउंट्स देख लेते हैं। तो जब मेरे सामने एक चीज़ हुई और मुझे पता है तो इखलाकी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यूजर्स को भी पता लग जाए। तो ये ऑडिटर यहाँ पे ना अपनी बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा अखलाकियात का मुजाहरा कर रहा है और वो पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहा है। वो कह रहा है कि जी मैंने इसको जो है ना, अगर मिल गई है कोई चीज़ तो मैंने उसको अकाउंट्स में एडजस्ट करवाना है। लेकिन मैनेजमेंट इस वक्त शोर में चाहेगी। सर इतना डिले क्यों होता है ऑडिटर रिपोर्ट में और इशुएंस में? जी ऑडिट रिपोर्ट और इशुएंस में फ़र्क क्यों है? क्योंकि होगा ये कि पहले आपने इनको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, फिर उन्होंने ऑडिटर की रिपोर्ट पकड़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ने हैं, डायरेक्टर की रिपोर्ट पकड़नी है, और मेंबर को एजीएम से 21 दिन पहले भेज देनी है। फिर वो 21 दिन का टाइम भी गुजरेगा फिर। तो इसलिए अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन यहाँ पे कोई 26-25 दिन का फ़र्क डाल दिया। अब फ़र्क चल रहा है, अभी आम जनता तक नहीं पहुँचा। इस दौरान अगर कुछ हुआ और आपकी नॉलेज में आ गया तो ऐसा थोड़ी कि आप कहें मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, मैंने ओपिनियन दे दी है। अच्छा अब अगर आपको कोई मिला है तो अब करेंगे क्या? यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो 1 रिपोर्ट विद ऑडिटर और सिनेरियो 2 रिपोर्ट विद मैनेजमेंट। 1 मिनट, अगर मैंने ओपिनियन दे दी है तो रिपोर्ट मेरे हाथ में कहाँ है? रिपोर्ट तो उनके पास होनी चाहिए। याद करें, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पे डेट वो डालता है जब उसने हैंडओवर कर दिया होता है? जब ओपिनियन तक पहुंचा होता है। इसका मतलब है कि ओपिनियन पे मैं पहुंचा जुमेरात को और उन्होंने कहा था कि मंडे को रिपोर्ट दे दो और सैटरडे को सब्सिक्वेंट इवेंट मेरे सामने आ गया, तो रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अब ये 2 अलग अलग केसेस हैं। अगर रिपोर्ट मेरे हाथ में तो मैं उनको रिपोर्ट नहीं दूंगा, नॉट गिव रिपोर्ट अनलेस IAS 10 वाली बातें पूरी ना हो जाए। मैं रिपोर्ट होल्ड कर लूँगा, मैं कहूँगा मेरे पास रिपोर्ट है लेकिन मैं अब आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा, आप ये एडजस्टमेंट करो IAS 10 वाली, और अगर वो IAS 10 वाली बात मान जाए फिर मैं उनको रिपोर्ट दूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, जब IAS 10 को फॉलो करके अकाउंट्स बनाएंगे तो नए अकाउंट्स बनेंगे, नई अप्रूवल डेट आएगी और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उससे पीछे नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा कि मुझे एक रिवाइज रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उस रिवाइज रिपोर्ट पे एक नई डेट डालनी होगी, मैं फिर फंस जाऊँगा। फॉर एग्जांपल इशू मुझे मिला अक्टूबर की 10 को, अक्टूबर की 10 को इशू मिला, मैंने उनसे ठीक करवाया, उन्होंने अक्टूबर के 12 को अकाउंट्स फाइनल करके अप्रूव करके मेरे हवाले कर दिए। अब डेट ऑफ न्यू अकाउंट्स अप्रूवल क्या है? अक्टूबर 12। तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट अक्टूबर 12 के दिन हो सकती है, बाद में हो सकती है, पीछे नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैंने भी अक्टूबर 12 की रिपोर्ट उन्हें बना के दे दी, लेकिन मेरी रिपोर्ट यूज़र को बताती है कि ऑडिटर ने इस दिन तक सारे काम किए हैं, और मैंने सारे काम किस दिन तक किए हैं? अब 2 में से एक काम करना पड़ेगा, या तो मैं ये जो अपना एक्टिव वाला फेज़ है इसको स्ट्रेच करता हुआ इस वाली लाइन को खींचते खींचते यहाँ 10 अक्टूबर तक ले जाऊँ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं इस डेट पे एक रिपोर्ट डालूँ, उस रिपोर्ट में 2 तारीखें लिख दूँ, एक 12 अक्टूबर और एक 29 सितंबर, और मैं अपने यूज़र को या तो अदर मैटर पैराग्राफ में बताऊं कि जी मेरी असल जिम्मेदारी है यहाँ तक, लेकिन सिर्फ उस एक अकेले सब्सिक्वेंट इवेंट की मैं यहाँ तक जिम्मेदारी ले रहा हूँ, या जहाँ डेट लिखी होती है वहाँ डेट में 2 डेट्स डाल दें और एक्सप्लेन कर दें यूज़र को कि दोनों डेट्स किस तरह से हैं। इसको ऑडिट की ज़बान में कहते हैं डुअल डेटिंग। आप रिपोर्ट पर 2 डेट्स डाल देते हैं। समझ आ रहा है कि हमें 2 डेट्स क्यों डालनी पड़ेंगी? 2 अल्टरनेट है। अल्टरनेट एक है कि मैं एक ही डेट रखूं अक्टूबर 12 की, और मैं अपने सारे ये पीछे वाले प्रोसीजर खींचते खींचते अक्टूबर 12 तक की अब सारे सब्सिक्वेंट इवेंट एक्टिवली ढूंढूं। और दूसरी ऑप्शन डुअल डेटिंग। अब डुअल डेटिंग की तरफ जाएं या इस ऑप्शन की तरफ जाएं, कई दफ़ा हमारे इख्तियार में नहीं होता। कई दफ़ा मुल्क का लॉ रेगुलेशन कहता है कि एक दफ़ा आपने ओपिनियन दे दी है तो उसके बाद आप फाइनेंशियल्स में उतनी ही चेंज करवा सकते हैं जो सब्सीक्वेंट इवेंट है, और फिर ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ सब्सीक्वेंट इवेंट के लिए रिवाइज होगी, पूरी रिवाइज नहीं होगी। अगर ऐसी मजबूरी बन जाए तो डुअल डेटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर लॉ ने मना नहीं किया हुआ
तो मैं अपने ये वाले प्रोसीजर उठा के वहाँ तक कर सकता हूँ। तो पहली सिचुएशन क्या है, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं होल्ड कर लूँगा, मैं उनको इशू नहीं करूँगा। सिचुएशन 2, इस डेट से इस डेट के दरमियान हो सकता है कोई ऐसा दिन हो जब रिपोर्ट मेरे हाथ में ना हो, रिपोर्ट उनके हाथ में है और मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट पता लगा, मैं फ़ौरन से उन्हें वार्न कर दूँ, मेरे से पूछे बगैर रिपोर्ट इशू नहीं करनी। और अगर वो इशू करते हैं तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ उनके खिलाफ। मैं उनको राइटिंग में वार्न करूँ कि मेरी इजाज़त के बगैर आपने मेरी रिपोर्ट इशू नहीं करनी, क्योंकि अब आपको अकाउंट्स अमेंड करने की ज़रूरत है, मैं अपनी रिपोर्ट अमेंड करूँगा। और आपसे पूछे बगैर अगर वो कर दें तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं लीगल एडवाइज़र से मशवरा लेके। सेकेंड जोन समझ आया? थर्ड जोन भी मिलता जुलता, थोड़ा सा ऑपरेशन का फ़र्क है। अब डेट ऑफ इशूएंस आ गई, मेरी रिपोर्ट, अकाउंट्स, सब कुछ आम जनता तक पहुंच गया। मुझे यहाँ पे अक्टूबर 25 है, नवंबर के मिड में मेरे पास एक ऐसा इवेंट आया जो अगर मेरे पास यहाँ आया होता तो मैंने अकाउंट्स को अमेंड किया होता। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप आज भी उस पर गौर व फिक्र करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में, ना उनके अकाउंट्स मेरे हाथ में। अकाउंट्स भी दुनिया के पास, रिपोर्ट भी दुनिया के पास। तो अब क्या होगा, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक को नोटिस दें, उनको कहें कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हैं, हम नए डॉक्यूमेंट्स इशू करने लगे हैं, आप अपने अकाउंट्स अपडेट करके दें, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपडेट करके दूंगा और ये नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आवाम को बताएं। और लीगल एडवाइस लूँ, हो सकता है मैं अपने तौर पे फेसबुक पे नोटिस डाल दूं या कुछ और, मैं लीगल एडवाइस लूँ कि मैं कैसे यूज़र्स को बताऊँ कि उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये हम कब करें? इश्यूएंस के बाद। क्यों नहीं जान छोड़ा ऑडिटर इनकी? अब तो इशू हो गए हैं, यूज़र के हाथ में आ गए हैं फाइनेंशियल्स। यूज़र के हाथ में फाइनेंशियल्स कब तक रहेंगे? अगले साल की फाइनेंशियल्स मार्केट में आने तक। तो 1 साल तक यूज़र तो इन्हीं अकाउंट्स पे डिसीजन लेते रहेंगे। और अभी मेरे नॉलेज में अगर आ गया है तो कितना ही अच्छा है कि मैं चलो 5% लोगों को धोखा हुआ लेकिन 95% लोगों को मैं बचा लूँ, उनको सच्ची बात बता दूँ। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि यहाँ पे आप मैनेजमेंट से एक्सट्रीम केसेस में ये फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपने अकाउंट्स अमेंड करने हैं, आप रिपोर्ट अमेंड करें और फिर आप रिवाइज सेट दुनिया को दें। पता है कब तक? ये काम करते रह सकते हैं जब तक अगले टाइम पीरियड के अकाउंट्स ना आ जाए, लेकिन ढूंढना नहीं है, जो मिल जाए उसे छोड़ना नहीं है। तो एक्टिव और पैसिव में फ़र्क है। अच्छा, इन दोनों फेजेस के स्टेप्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट थी या मेरे पास थी या उनके पास थी, होल्ड करवा ली या धमकी दे दी, और इधर रिपोर्ट बाहर चली गई है तो आप यूज़र्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सच्ची बात पता लग जाए। इन दोनों केसेस में 2 ऑप्शन है, डुअल डेटिंग या इस वाली लाइन को स्ट्रेच करके वहाँ तक ले आएँ जहाँ पर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है। डन? अब इंग्लिश देखते हैं जी। अगर एजीएम पे ऑडिटर चेंज हो जाए तो ये नया ऑडिटर नए अकाउंट्स पे नए साल के एंड पे रिपोर्ट दे रहा होगा। मैं पिछले साल का ऑडिटर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, यानी एजीएम पे, इस वाली एजीएम पे चेंज हो गया ऑडिटर, लेकिन ये अकाउंट्स मेरी जिम्मेदारी थे। तो अगर मुझे उस दौरान भी कोई चीज़ पता लगती है, चूँकि वो ऑडिट मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसको चेंज करा सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया। ऑडिटर की एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ बता दी और जिम्मेदारी बनती है अगर आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं तो। जी, डायरेक्टर्स करते हैं। इसमें 2 लेवल होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये करते हैं ऊपर वाले बड़े डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह। आपका IAS 10 ये कहता है कि अप्रूवल की डेट वो डेट काउंट करनी है व्हेन दोज हैविंग रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी हैव असर्टेड कि उन्होंने वो कर दिया है। तो ये जो आपका IAS 10 और 560 है, दोनों में इस डेट ऑफ अप्रूवल का मतलब या डेट ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब है जब बड़ों ने साइन किया। फिर स्टैंडर्ड कहता है कि एक और टाइम आता है जब बाकियों को बुलाया जाता है, वो डेट ऑफ इशुएंस है, जब आम अपने मेंबर्स के सामने चीज़ें रख दी जाती हैं और वो उसको ओके कर देते हैं। जी, अगर वो अप्रूव ना करें तो फिर क्या होता है, रजिस्ट्रार को आपने फॉरवर्ड करके बताना होता है कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया और उनकी ये एतराज़ है। नहीं, वो आ जाते हैं, लेकिन वो उसको मेंबर्स ने अडॉप्ट नहीं किए होते, तो आप उसके अंदर फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो रजिस्ट्रार आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे वो कर सकता है। अगर ऑडिटर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसने तो ऑलरेडी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी होगी, तो लोग ऑडिटर की रिपोर्ट और अकाउंट्स को देख के अपना ओपिनियन बना लेंगे। बात समझ आई? तो ये मैप अगर समझ आ जाए तो सारा 560 इसी मैप में। अब देखते हैं 560 को, अब लाइट हम ओपन कर सकते हैं। मैं इनको ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रखना चाहता।
ऑडिट फीस एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। ये डिपेंड करता है, ये बड़ी अच्छी बात है, डिपेंड कर रहा है कि करता है कि हम ओपिनियन कौन सी दे रहे हैं। लें जी, सब्सीक्वेंट इवेंट 3 कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगली होगी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड डेट ऑफ इश्यूएंस, और अगली होगी आफ्टर इश्यूएंस। नॉर्मल ऑडिट वेरिफिकेशन, उनका ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लेता है। नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर में रिसीवेबल के अंदर वो कई दफ़ा ईयर एंड के बाद की कैश कलेक्शन देख रहा होता है, इन्वेंट्री में वो एनआरवी टेस्टिंग कर रहा होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और लीगल केसेस वगैरह में वो देख रहा होता है कि ईयर एंड के बाद उन लीगल केसेस का क्या बना। कैश की पोजीशन में ईयर एंड के बाद के चेक्स, ईयर एंड के बाद के जो अनप्रेजेंटेड अनक्लियर चेक्स हैं उनको देख रहा होता है। तो पहले तो स्टैंडर्ड ने कहा कि नॉर्मल ऑडिट वेरिफिकेशन में आपको चीज़ें वेरीफाई करते हैं। फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो स्पेसिफिकली सब्सीक्वेंट इवेंट के लिए आप ढूंढते हैं खास तौर पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्रोसीजर की मैनेजमेंट की कि वो कैसे करते हैं, उनसे इंक्वायर करते हैं, मीटिंग के मिनट्स पढ़ते हैं, एंटिटी की लेटेस्ट फाइनेंशियल्स देखते हैं, मैनेजमेंट से कहते हैं कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दें। बिल्कुल एंड पे जब आप ओपिनियन देने लगे ना, उस वक्त वो जो लिखवा रहे थे, याद हमने कहा था 560 भी होता है इसमें, आप कहेंगे हमें लिख के दे दें कि आपने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमें बता दिए। फैक्ट्स बिकम नोन आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर डेट ऑफ इशुएंस। अब ये सेकंड वाला जोन आ गया, याद है सेकंड जोन। नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, लो जी गली मुका दी, मगर देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रोसीजर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, आपने ढूंढना नहीं है। इफ आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कम्स टू नो अ फैक्ट, ऑडिटर की नॉलेज में एक फैक्ट आ जाता है। रिक्वायरिंग अमेंडमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। उनसे पूछना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है, और अगर है तो उनसे पूछें बताएं आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर्स लगाने हैं, देखना है कि वो अमेंडमेंट सही है या नहीं है। और ऑप्शन क्या है, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर रेफर्ड इन प्रीवियस सेक्शन टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट। अपने पिछले जो प्रोसीजर्स है उनको एक्सटेंड कर देना है नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, अनलेस के लॉ ने आपको मना किया हो। याद है हमने कहा था कि लॉ कभी कभी कहता है नहीं जी सारे प्रोसीजर नहीं आपने रिवाइज करने। दूसरी ऑप्शन क्या है, मतलब सॉरी इसी में एक्सटेंड कर देने और प्रोवाइड कर देनी है एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी डेट ऑफ अप्रूवल से पीछे की डेट नहीं होनी चाहिए। ये पहला ऑप्शन था ना कि आप स्ट्रेच करके आगे ले आओ और नई वाली एक ही डेट डाल दो। लेकिन अगर इस तरह का मामला हो, ऑडिटर्स परमिटेड टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सीक्वेंट इवेंट वेयर लॉ रेगुलेशन या फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम अमेंडेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट। अगर मैनेजमेंट को लॉ ने नहीं रोका कि तुम सब्सीक्वेंट इवेंट की हद तक फाइनेंशियल चेंज करो, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी इजाज़त मना नहीं किया कि आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे, यानी आसान अल्फाज में जहां लॉ ने सब्सीक्वेंट इवेंट पे काम करना अलाउ किया और मैनेजमेंट को सब्सीक्वेंट इवेंट के ऊपर अप्रूवल देना अलाउ किया इन केसेस में। अब इसका मतलब है लॉ आपको पूरे फाइनेंशियल्स की अमेंडमेंट अलाउ नहीं कर रहा, सब्सीक्वेंट इवेंट की पूरी रिपोर्ट अमेंड करना अलाउ नहीं कर रहा, सब्सीक्वेंट इवेंट के हवाले से कर रहा है। इन दैट केस अमेंड रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट इंडिकेटिंग दैट ऑडिटर प्रोसीजर आर रिस्ट्रिक्टेड सोली टू अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक्स्ट्रा डेट डालें और बाकायदा मेंशन करें कि आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ उस अमेंडमेंट के लिए है। दूसरी ऑप्शन है न्यू या अमेंडेड रिपोर्ट बता दें जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ हो जो कि हाईलाइट कर रहा हो इस बात को कि आपकी दो अलग अलग डेट्स की अलग अलग जिम्मेदारी हैं। या तो 2 डेट्स डाल दें या एक डेट डालें और एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला हुआ था। डन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमेंड नहीं करते, अब ये बदतमीजी वाली बात है कि वो अमेंड नहीं करे, गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं हुई एंटिटी को तो मैं मॉडिफाई कर लूँगा ओपिनियन रिपोर्ट देने से पहले, मैं होल्ड कर लूँगा, मैं कहूँगा ऐसी की तैसी, नहीं मेरी बात सुन रहे, ओपिनियन ख़राब मेरे हाथ में थी, याद है पहला। दूसरा केस, अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने उनको प्रोवाइड कर दी, ऑडिटर शैल नोटिफाई, उनको आप नोटिफाई करेंगे कि नॉट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टी बिफोर नेसेसरी अमेंडमेंट, मेरे से पूछे बगैर अमेंडमेंट किए बगैर आपने दुनिया को नहीं देनी। इफ द इशू विदाउट नेसेसरी अमेंडमेंट, अगर वो फिर भी बगैर उसके कर दें, ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर सीकिंग लीगल एडवाइस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दुनिया को बताएं कि इन्होंने जो इशू किया है वो सच्ची चीज़ नहीं है। ये बात समझ आई? फैक्ट्स बिकम नोन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। फिर वही जुमले, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म,
फिर उसी तरह से, लेकिन अगर आपको एक फैक्ट पता लग जाए तो आप इस तरह से करके पूछेंगे। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स को अमेंड करे तो आप एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे, स्टेप्स देखेंगे उनके कि क्या उन्होंने वो किया है, एक्सटेंड कर देंगे रिव्यू को उस डेट ऑफ न्यू उसमें, या और नई रिपोर्ट देंगे और न्यू या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर जो कि क्लियरली बता रहा है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर तब देंगे जब उन्होंने अपने अकाउंट्स में बड़ा थॉरोली डिस्क्लोजर दिया होगा, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर से हाईलाइट कर देंगे, मसला खत्म हो जाएगा। एक ये कि हमें लगता है कि उन्होंने बहुत डिटेल से बात नहीं की, तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे कि क्या हुआ था और मैंने क्यों, मुझे रिपोर्ट रिवाइज क्यों करनी पड़ गई। आप बताएंगे मैंने ओरिजिनली इनको रिपोर्ट दे दी हुई थी 29 सितंबर की, लेकिन फलाना वाक़ई की वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ गई। तो ये मत समझना कि मैं रिपोर्ट देने में लेट हुआ, मैंने आपके वसीतर मफाद में रिपोर्ट रिवाइज की है। बात समझ आई? सब्सीक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन जो अभी तक हमने देखी ही नहीं थी, सबसे एंड पे, क्योंकि अब आपको स्कोप समझ आ गया, अब डेफिनेशन आसान है। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। खूबसूरत सी डेफिनेशन, जो उन दो डेट्स के दरमियान हुए या उस डेट के बाद पता लगे। कब तक? खामोश है स्टैंडर्ड। एप्लीकेशन पैरा जो हमारे सिलेबस में ही नहीं, वो कहता है अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पब्लिक होने से पीछे पीछे तक ऑडिटर सब्सीक्वेंट इवेंट पे काम करने के लिए जिम्मेदार है। अगर मिल जाए, खुद नहीं ढूंढना, मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। बात समझ आ रही है? इसका टिपिकली पेपर में सवाल कई दफ़ा ना बड़े बड़े मार्क्स का होता है, 8, 10, 12। अब 12 नंबर का सवाल देख के बंदा कहता है इसमें क्या लिखूँ। तो अगर आप गौर से देखें ना तो आपके पास 3-4 इश्यूज़ हैं डिस्कस करने को। वो आपसे कहेंगे फ़लाना तारीख पे एक इवेंट हुआ है। सबसे पहले तो ये बहस करेंगे ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से आप कहेंगे ये उस तरह का इवेंट है, इसमें कंडीशन ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये मेरे हिसाब से एडजस्टिंग है, ये मेरे हिसाब से नॉन एडजस्टिंग है। फिर सेकंड पोर्शन में आप जिम्मेदारी बताएं मेरी। अब यहाँ बताएंगे आप एक्टिव जिम्मेदारी है या पैसिव। इस जगह है तो मैं ढूंढूंगा और इस जगह है तो मुझे मिल जाए तो मैं काम करूंगा। मैं उनसे कहूँगा और उनसे पूछूंगा, अगर मेरे अकाउंट्स उनके पास, मेरी रिपोर्ट उनके पास है तो उनसे वापस ले लूँगा, मेरे पास है तो उसको होल्ड कर लूँगा, ये वाली सारी बातें। फिर तीसरा, आप उसकी अकाउंटिंग को डिस्कस करें। हम उनसे कहेंगे इसको एडजस्ट करें या डिस्क्लोज करें। अगर वो एडजस्ट करें तो ऐसा कर देंगे, डिस्क्लोज करें तो ऐसा कर देंगे, नहीं करेंगे तो ऐसा कर लेंगे, करें और हाईलाइट करना हो तो ऐसा कर लेंगे, और एंड पे रिपोर्ट में लिख दें। अगर वो मेरी बात मान जाए तो ये वाली बात, अगर नहीं माने तो ये वाली बात। तो अगर आप इसे लिखने बैठें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा किताब आप में से अगर कुछ के पास नहीं है, अब तो ग्रुप बना हुआ है ना, तो ग्रुप में हम किताब का लिंक भी वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैंने इसका एक ट्यूटर नोट बनाया हुआ है जिसमें इसके सवाल को करने के कुछ स्टेप्स बताए हैं कि आप इसको कितने स्टेप्स में तोड़ के करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। तो ये एक प्यारा सा लॉजिकल सा स्टैंडर्ड है और आईकैप को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये 560, 580 देखने में 3-4 सफ़े के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन आईकैप को बड़े शदीद पसंद है। डन। तो कल का दिन होगा हमारा बड़ा यूनिक सा, हम करेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर हम करते हैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो कि जिससे लोग डरते हैं ज़्यादातर लोग, हम उसको डर के नहीं, उसको प्यार से करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है, अगर आप ऐसे स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं कि आपको डर लगता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर तो पता नहीं क्या साइंस है, मुझे बनाने आएंगे या नहीं आएंगे, तो कल हम इंशाल्लाह सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलॉन्ग विद 3 स्टैंडर्ड्स जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डील करते हैं। 501 इन्वेंट्री को डील करता है, 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को डील करता है और 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डील करता है। आईकैप की ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक ये चैप्टर 7 से लेकर 10 तक का एरिया आता है। तो कल का लेक्चर लॉजिकली बड़ा अहम है और उससे वो जो मिथ है ना वो भी क्रैक होती है, क्योंकि अक्सर लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर से डरे हुए होते हैं। वो इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है, वो बड़ा मज़े का टॉपिक होता है उनके लिए जिनको समझ आ जाए। डन। तो कल की हमारी सारी डिस्कशन सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे, और फिर परसों हम जो है वो कंट्रोल्स और रिस्क असेसमेंट पे। परसों आपको याद है ना हमारा स्पेशल लेक्चर है, हम पहले ये 2 घंटे करेंगे, फिर उसके बाद मगरिब की ब्रेक के बाद फिर 1-1.5 घंटा जो है, या ज़रूरत पड़ने पे 2 घंटा व्हाट्सएवर हम जो है उधर तक जाएंगे। तो फिर आपका उस दिन पास पेपर वाला सेशन नहीं होगा, वो आपका मंडे की तरफ चला जाएगा। और कल भी मुझे सर ने कहा है कि मैं अपना एक आध एक्स्ट्रा सेशन इनके साथ जो है वो प्लान करूँगा। तो मुझे लग रहा था कि वो जज्बाती होके यही करेंगे, तो वो उनको ना वो पेट नहीं भरता जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करा दें। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।